हमारा अगला टॉपिक है भारत की प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। हालांकि प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बेहतर समझ बनानी है हमको, कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, छोटा सा टॉपिक है, 2 से ढाई घंटे में ये टॉपिक कंप्लीट है। अब वो वाला नहीं है कि भारत का भौतिक प्रदेश चल रहा है, हिमालय कब बन रहा है क्या, नहीं, इसमें स्पष्ट है इतना मैटर है, इतने मैटर के अलावा और कुछ नहीं। तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो भारत के अंदर जो वनस्पति के प्रकार हैं एनसीईआरटी के अनुसार, किसके अनुसार लिख रहे हैं हम, एनसीईआरटी के अनुसार। तो सबसे पहले है उष्ण कटिबंधीय वन। कौन से वन हो जाएंगे, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या उष्ण कटिबंधीय रैन या वर्षा वन। सीधी बात कर लेते हैं अपन, वर्षा वन, ठीक है, कटी से कटिबंध समझना, और ये हो गए वर्षा वन। तो पहले और सबसे इंपॉर्टेंट वन कौन से हो जाएंगे, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन हो जाएंगे, ठीक है। फिर एक एक करके आगे बात करेंगे। फिर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र और ये मानसूनी प्रकार के जो वन है वो हो जाएंगे, पर्वतीय वन हो जाएंगे, मैंग्रोवे वन हो जाएंगे, और भी बहुत सारे वन। तो मैंग्रोवे वन इस बार थोड़ा महत्वपूर्ण कहूंगा मैं। मैंग्रोवे वनों से संबंधित जो नई रिपोर्ट है उसके अंदर थोड़ा परिवर्तन है, तो उसके अंदर आपको विशेष ध्यान रखनी है। पहले एक एक करके चलते हैं हम। सबसे पहले वन, ये वाला जो भाग दिख रहा है, जो कि आपने भारत के भौतिक प्रदेश में पढ़ रखा है। भौतिक प्रदेश में आपने क्या पढ़ा है, तो भारत के भौतिक प्रदेश में पढ़ा है ये पश्चिमी घाट। कौन सा पढ़ा है, पश्चिमी घाट। यहाँ पर कौन सी पहाड़ी पड़ी है आपने, ठीक है, तो यहाँ पर वेलिकोंडा, ठीक है, या फिर नल्लामलाई, ये सारी पहाड़ियां आपने कहां पर पड़ी, आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु के अंदर कुछ पहाड़ियां पड़ी। इसके साथ में ये पूर्वी हिमालय है। कौन सा हिमालय है, सेवन सिस्टर्स वाला, ये भी आपने अच्छे से पढ़ा है। सेवन सिस्टर्स आप जानते हैं, आप एटीएम में गए थे, क्या निकालने गए थे, मनी निकालने, और एटीएम ने आपको क्या पूछ लिया, आपका नाम पूछ लिया। तो इसमें अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर, सिक्किम और अरुणाचल छोड़कर पूर्वी भारत के अंदर भी कैसे वन मिलेंगे, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन मिलेंगे। अब हमको समझ बनानी है कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है क्या। सबसे पहले वर्षा करवानी पड़ेगी। सबसे पहले क्या करवानी पड़ेगी, वर्षा। तो आप सभी को पता है कि अरब सागरीय मानसून सबसे पहले एक अलग ऊर्जा और अत्यधिक ऊर्जा के साथ टकराता, किससे, पश्चिमी घाट से ही टकराता है। तो पश्चिमी घाट पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। कितनी, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। इसी तरीके से बंगाल की खाड़ी का मानसून मेघालय की गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियों में फंसता है, तो इसीलिए यहाँ पर भी 200 सेंटीमीटर क्या और भी ज्यादा बारिश होती है। तो कुल मिलाकर वर्ल्ड के अंदर वे जगह जहां 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, वहां पर किस टाइप की वनस्पति मिलती है, तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है। उसके लिए वनस्पति कौन सी मिलती है, तो उसके लिए वनस्पति मिलेगी आपको, चलो मैं वर्ल्ड के मैप पर भी आपको साथ में बताते चलूं। वर्ल्ड के मैप पे भी हम बात करें तो सीधे वहीं पर चलते हैं, वर्ल्ड के मैप पर भी आपको बता देते हैं, तो आइडिया भी लगता रहेगा। वर्ल्ड का मैप आपके सामने क्लास में भी लगा हुआ है। क्लास के साथ में आप यहाँ पर बोर्ड पर भी देखेंगे कि वर्ल्ड मैप पर भी ये वनस्पति कैसे मिलती है। फिर हम चलेंगे सीधे राजस्थान, भारत के अंतर्गत। तो वर्ल्ड के अंदर भी उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ मिलेंगे, और उसके साथ में हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो वर्ल्ड के अंदर देखो, ये वर्ल्ड का मैप है आपके सामने, और वर्ल्ड के मैप के अंदर ये वर्षा वनों की बात चल रही है। ये वर्षा वनों की बात चल रही है, तो सबसे पहले तो ये कौन सा डिग्री है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। लेकिन आपको दिख रहा है बीचों बीच भूमध्य रेखा, कौन सी दिख रही है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखीय क्षेत्र के अंदर क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के पास में यहाँ पर दोनों ओर से क्या पवने आ रही है, व्यापारिक पवने आ रही है। कौन सी पवने आती है, दोनों ओर से व्यापारिक पवने। जब दोनों ओर से व्यापारिक पवनों का अभिसरण होता है तो वर्षा रोजाना और सर्वाधिक होती है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से प्लस वर्षा हो गई। कितनी, 200 सेंटीमीटर से प्लस वर्षा यहाँ इन एरिया में हो गई। तो ये श्रीलंका के साथ साथ हमारे भारत की विशेष स्थिति के कारण पश्चिमी घाट और हिमालयी क्षेत्र, ये पूर्वी हिमालय वाला, ये इससे क्या रहता है, प्रभावित रहता है। तो यहाँ पर कौन से वन मिलते हैं हमको, वर्षा प्रकार के वन मिलेंगे। तो अगर हम बात करें कि भूमध्य रेखा और उसके आसपास मिलने वाले वन कौन से हैं, तो वो वन हमें ध्यान रखना है, कौन से वन हो जाएंगे आपके, सदाबहार या फिर वर्षा वन हो जाएंगे। वर्षा वनों के लिए कितनी बारिश होनी जरूरी है, 200 सेंटीमीटर वर्षा होना जरूरी है। तो इसको हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। अब इन वर्षा वनों की विशेषता क्या है, तो इन वर्षा वनों की विशेषता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
कि इन वर्षा वनों की विशेषता है, इसको कहते हैं एपिफाइटिक। क्या कहते हैं? एपिफाइटिक वन कहते हैं। एपिफाइटिक वन से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि वर्षा वन जो है हमारे भारतवर्ष के अंदर, भारत में वर्षा वन जो है वो कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। तो पहला आपको इंडिकेट करवाया कहाँ पे? पश्चिमी घाट। कहाँ पे मिल रहे? पश्चिमी घाट। दूसरा यहाँ पर ध्यान करना है कौन सा? तो पूर्वी घाट का कौन सा भाग? आंध्र प्रदेश वाला भाग। फिर हम बात करें कहां पर मिलते हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। फिर हम बात करें कहां पर मिलेंगे? तो पूर्वी हिमालय, और पूर्वी हिमालय के अंदर कौन से राज्य को छोड़ देना है? तो अरुण को छोड़ देना है। किसको छोड़ देना है? अरुण को छोड़ देना है। तो इन 4 जगह पर कौन से वन मिलेंगे आपको? सदाबहार वर्षा वन मिलेंगे। अच्छा, सदाबहार वर्षा वन के अंतर्गत कौन कौन से वन आते हैं? तो उसको भी याद करने का एक तरीका है, ठीक है, उसको भी याद करने का तरीका है। तो उस तरीके तक जाए उससे पहले आपको भारत के अंदर ये लोकेशन ध्यान रखनी है। मैं फिर से जाकर मैप पर बताऊंगा आपको कि पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और अंडमान निकोबार और पूर्वी हिमालय, यहाँ पर कितनी वर्षा होती है? तो 200 सेंटीमीटर से प्लस वर्षा। तो एक एक करके टॉपिक लिख भी लेते हैं कि सबसे पहले तो इन वनों की विशेषताओं में वर्षा कितनी हो गई? 200 सेंटीमीटर से प्लस हो गई। फिर हम बात करते हैं तापमान कितना हो गया? तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस हो गया, ठीक है। 22 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस क्यों? क्योंकि ये भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र हैं। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र है तो क्या हुआ? सूर्य वर्ष पर यहां पर रहता है। तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस तापमान हो गया। फिर इन वृक्षों की जो ऊंचाई है, उन ऊंचाई की बात करें तो लगभग कितने मीटर ऊंचे मिलते हैं? ये 60 मीटर ऊंचे मिलते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता इन वनों की कि इन वनों के अंदर 3 परतें पाई जाती है, जिसको कहते हैं एपिफाइटिक परत। कौन सी परत कहते हैं? एपिफाइटिक परत। यानी कि एक वृक्ष ऐसे होते हैं जो इन वृक्षों पर जिंदा है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इन वनों में पहुंचे ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ की जमीन, यहाँ वनों के अंदर काफी घना होता है। तो आप देखते हो कि अमरबेल और उस टाइप के वनस्पति जो दूसरे जीवों या दूसरे वनस्पतियों को खाकर जिंदा है, तो विश टाइप की वनस्पति जो है वो एकदम फ्लोर पर मिलेगी। फिर अंडर स्टोरी लेयर की बात करें तो कुछ छोटे छोटे पादप बनेंगे। फिर कैनोपी लेयर। कैनोपी लेयर का मतलब है कि ये ऐसी कैनोपी बनी कि उसकी छाया ठेठ नीचे गिरेगी, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी धरातल तक नहीं जाने देते। फिर हम तीसरे बात करें तो तीसरे यानी कि 60 मीटर एवं उससे अधिक ऊंचाई के वृक्ष जो होते हैं वो यहाँ पर सबसे ऊपर की लेयर कहे जाते हैं। तो कितने लेयर में मिले? 1, 2 और 3। धरातल की लेयर को आप मत मानिए अभी। तो कितने लेयर में मिल गए? 3। तो लेयर में मिलते हैं। यहाँ पर कैसे मिलते हैं? परतों में मिलते हैं। और इसी कारण इन वनों को कौन सी परत कहते हैं? एपिफाइटिक परत या एपिफाइटिक वनस्पति कहा जाता है। तो एपिफाइटिक वनस्पति कहाँ मिलेगी आपको? भारत के अंतर्गत कौन से वनों की विशेषता देख रहे हैं हम? वर्षा वनों की विशेषता देख रहे हैं। कौन से वनों की? वर्षा वनों की विशेषताएं देख रहे हैं। और इन वनों के अंदर, इन वनों में कौन कौन सी लकड़ी पाई जाती है? इन वनों के अंदर कौन कौन से वृक्ष हैं? तो वृक्ष भी आपको मैं बता दूं, वृक्ष भी आपको बता दें। इस टाइप से यहाँ पर वृक्ष देखने हैं आपको। ये तो बाद में बताएंगे आपको। ये एनाकोंडा वगैरह भी यहीं पर इस टाइप के जंगलों में मिलता है। ये रहा एनाकोंडा, ठीक है। एनाकोंडा तो क्या ही है? लाल। ये है आपका, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सांप को देखा होगा। एनाकोंडा तो ये है, ये, ठीक है। एनाकोंडा ये है। तो ये काटता नहीं है। सबसे अच्छी बात क्या है? ये काटता नहीं है, लेकिन ये खा जाता है, पूरा का पूरा खा जाता है। एक बात समझ में। तो इस टाइप की वनस्पतियां हैं। इन वनस्पतियों के बारे में बात करेंगे। जैसे गटपर्णी प्रकार के पादप हैं जो डायरेक्ट, ठीक है, कीटों को मार के खाते हैं। शाकाहारी के साथ मांसाहारी पेड़ भी आते हैं। तो अभी तो हमने बात कर ली कौन सी? एपिफाइटिक परत। कौन सी बात कर ली? एपिफाइटिक परत। फिर हम चलते हैं कि कौन कौन से वृक्ष इसके अंदर मिलते हैं। वृक्ष कौन कौन से मिलते हैं? तो वृक्ष तो क्या है? अब ये घने जंगल होते हैं। क्या होते हैं? घने। कुल्हाड़ी चलाना मुश्किल है। ऑक्सीजन भरपूर देते हैं, मतलब इसके अंदर सूर्य का प्रकाश भी नहीं जा रहा है, इसलिए तेजी से ये प्रकाश की, ठीक है, पकड़ के लिए ऊपर की ओर दौड़ रहे। अब इन वनों का व्यावसायिक उपयोग नहीं होता है। व्यावसायिक उपयोग नहीं होता है। व्यावसायिक उपयोग करे तो रास्ता भी तो चाहिए जाने के लिए। तो व्यावसायिक उपयोग नहीं होता है। इन वनों की लकड़ी काफी कठोर होती है। तो वृक्ष सघन होते हैं, लकड़ी कठोर होती है। वृक्ष कैसे होते हैं? सघन। लकड़ी कैसी होती है? कठोर। जब सघन और कठोर वन है तो उनका कौन सा उपयोग नहीं होगा? व्यावसायिक उपयोग नहीं होगा, ठीक है। कौन सा? फर्नीचर बनाने वाला व्यावसायिक उपयोग नहीं होगा। तो व्यावसायिक उपयोग नहीं है। जब व्यावसायिक उपयोग नहीं है तो क्या कर रहे हैं ये पेड़? केवल क्या दे रहे हैं? मात्र ऑक्सीजन ही तो दे रहे हैं। और कर क्या रहे हैं? ठीक है, क्या दे रहे हैं? मात्र ऑक्सीजन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? मात्र
ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो मात्र ऑक्सीजन से यहां मैं ऊपर लिखता हूं, मात्र ऑक्सीजन दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, मात्र ऑक्सीजन। तो एम से यहां पर क्या हो गया, महोगनी, ए से एबोनी, टी से ताड़ और आर से रोजवुड और रबर। इस टाइप के जो वन हैं या वृक्ष हैं वो कौन से हो जाएंगे, तो ये हमारे यहाँ पर वर्षा वनों के प्रमुख वृक्ष हो जाएंगे। तो ये इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं कि महोगनी क्या है, ठीक है, यहाँ पर आबूनस क्या है, सॉरी एबोनी क्या है, एबोनी और एनी ये वृक्ष क्या है, टी से ताड़ वृक्ष क्या है, आर से रोजवुड, रोजवुड के साथ किसको लिखा जाता है, तो रबर को लिखा जाता है, जिसको हमने केरल के अंदर मलाबार तट पर पढ़ा भी है, रबर नारियल। तो ये सब वृक्ष किसके वनस्पति हैं, ये वर्षा वनों की हैं। तो बताओ इसके अंदर कौन सा कठिन है, सरल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अरे भाई साहब, भारत के अंदर हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन कहाँ कहाँ मिलते हैं ये ध्यान रखना है, सदाबहार वनों की विशेषता क्या क्या है ये ध्यान रख लिया, और सदाबहार वनों की लकड़ियां तो मैं वृक्ष कौन कौन से ये ध्यान रख लिया, इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं है। तो ये काफी सिंपल मामला है, ठीक है। तो प्राकृतिक वनस्पति के बहुत इजी टॉपिक कहा जाता है। समझ पर आधारित कोई प्रश्न आए तो ऐसे में हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ पर आधारित प्रश्न आए ऐसे में आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलो, तो अब हम चलते हैं सीधे हमारे इंडियन मैप पर, और इंडियन मैप पर हम कहां पर थे, यहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के अंदर थे, ठीक है ना। उष्णकटिबंधीय कहां पे थे, तो वर्षा वनों के अंदर थे। ये एनसीईआरटी से लिए गए मैप है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के अंदर सबसे पहले अब वापस से विशेषता आप मेरे साथ मिलकर गिनाइएगा। विशेषताओं के अंदर पहली चीज बताओ, वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो वर्षा कितनी होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर से प्लस कितनी होनी चाहिए वर्षा। ये वाला टॉपिक आप यहीं याद कर लो, एक दो बार रिवीजन की जरूरत पड़े बस। वर्षा, फिर तापमान की बात करें तो तापमान कितना बताया गया है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस बताया गया है। फिर आप बात करें यहाँ पर कि इन वृक्षों की ऊंचाई एवरेज कितनी होती है, तो 60 मीटर, कितनी होती है, तो 60 मीटर। अच्छा, इन वृक्षों के अंतर्गत हम देखें तो ये क्या होते हैं, सघन होते हैं। ये कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, अतः इनका कौन सा उपयोग नहीं होगा, व्यवसायिक उपयोग नहीं होगा। व्यवसायिक उपयोग नहीं होने के पीछे क्या कारण है, तो ये तीनों कारण है, ध्यान रखना। कि उस प्रश्न आया हुआ है कि भारत में या कहीं पे भी वर्षा वनों में व्यवसायिक उपयोग नहीं होता है, और कथन के बाद कारण दिया जाता है कि ये वन सघन कठोर होते हैं, सघन और क्या होते हैं, कठोर होते हैं, इसलिए इनका कौन सा उपयोग नहीं होगा, व्यवसायिक उपयोग नहीं होगा। फिर हम बात करें आगे, आगे देखेंगे कि इन वनों के अंदर प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं भारत में। तो प्रमुख क्षेत्र आपके सामने दिख रहे हैं। नंबर 1 कौन सा है, पश्चिमी घाट। नंबर 2 यहाँ पर कौन सा हो गया, पूर्वी घाट। नंबर 3 कौन सा हो गया, पूर्वी हिमालय। और नंबर 4 कौन सा हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो यही ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है, तो पश्चिमी घाट हो गया। पश्चिमी घाट के बाद नंबर 2 पर क्या लिखा आपने, पूर्वी घाट लिखा। पूर्वी घाट के बाद नंबर 3 पर क्या लिखा आपने, पूर्वी हिमालय। और पूर्वी हिमालय में छोड़ना किसको, बताओ किसको छोड़ना है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को छोड़ना है। और फिर है कौन सा, तो अंडमान निकोबार। आपको बता दूं मैं, एनसीईआरटी में लिखा है कि अंडमान जो है, अंडमान को सदाबहार वनों का घर कहा जाता है। अंडमान को क्या कहा जाता है, सदाबहार वनों का घर कहा जाता है। तो ये बातें हो गई। फिर इसके बाद में यहाँ इसकी विशेषताओं को और आगे बढ़ाते हैं। विशेषताओं को क्या करते हैं, और आगे बढ़ाते हैं। तो इसके अंदर क्या है, तो अब हम भारत विशेष के संदर्भ में तो सर्वाधिक जैव विविधता वाले वन है, ठीक है। सर्वाधिक यहाँ पर क्या मिल रही है, सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी मिल रही है, सर्वाधिक जैव विविधता मिल रही है, विविधता, ठीक है। तो सर्वाधिक जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी वाले वन है। अब सर्वाधिक जैव विविधता वाले वन हैं, तो ऐसे क्षेत्र को जैव विविधता के हॉट स्पॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हॉट स्पॉट। अब हॉट स्पॉट करते ही एक प्रश्न और निकल कर आया कि भारत में कितने हॉट स्पॉट है। ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर 36 हॉट स्पॉट है। ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी के कितने हॉट स्पॉट है, 36। हम अन्य सभी किताबों की बात करें तो 2 हॉट स्पॉट की बात होती है, लेकिन क्लास 10 साइंस की किताब की बात करें तो वहां पर आपको 4 हॉट स्पॉट दिए हैं। आप ध्यान रखना 4 हॉट स्पॉट कौन से हैं, तो पहला हॉट स्पॉट हो गया कौन सा, पश्चिमी घाट। पहला हॉट स्पॉट कौन सा हो गया, पश्चिमी घाट। दूसरा हॉट स्पॉट कौन सा हो गया, पूर्वी हिमालय। कौन सा हो गया, अच्छा हॉट स्पॉट तो समझ में आया कि यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता मिलती है, वैसे जगह को क्या कहा जाता है,
हॉटस्पॉट। जैव विविधता मतलब जीवों की संख्या नहीं, जीवों की, ठीक है, मतलब एक जीव पशु है, एक जीव पक्षी है, ऐसे तो जीवों के अंदर पाई जाने वाली विविधता को क्या कहेंगे, जैव विविधता। तो ये चीजें हैं। फिर पूर्वी घाट, यहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय तक तो सबको ध्यान है, लेकिन एक और बात करें यहाँ पर कौन सा है, तो सुंडालैंड, ठीक है, कौन सा है, तो सुंडालैंड। सुंडालैंड यानी कि कौन सा, अभी सुमात्रा द्वीप पड़ा, इसके बाद नीचे सुंडा, बाली, इस टाइप से द्वीप है, तो वो द्वीप इंडोनेशिया के हैं। और इंडोनेशिया के अंदर जो भी जैव विविधता के हॉट स्पॉट है, उसके साथ अंडमान को शामिल किया। तो सुंडालैंड में कौन आ गया, अंडमान एंड निकोबार आ गया। फिर हम बात करें चौथा, इंडो बर्मा, ठीक है, चौथा कौन सा, इंडो बर्मा, यानी कि पूर्वी हिमालय में भी तो जैव विविधता है, और पूर्वी हिमालय वाला जैव विविधता कहां पे गया, तो इंडो बर्मा में गया। कहां पे गया, इंडो बर्मा, यानी कि म्यांमार वाला देश। तो यहाँ 4 हॉट स्पॉट हो गए भारत में। भारत माता की, हॉट स्पॉट कितने हो गए, 4 हो गए। कितने हॉट स्पॉट हो गए, 4 हॉट स्पॉट हो गए। और ऐसे में यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता कहां पर मिलती है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पर मिलती है, जैव विविधता कहां पर मिलती है, बोलो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कौन सी जगह पर मिलती है, तो इसका सेकेंड आंसर वर्षा वन होगा। कौन सा, वर्षा या सदाबहार वन कहते हैं इसको, कौन सा वन कहेंगे, सदाबहार वन कहेंगे। लेकिन पहला आंसर हो जाएगा शांत घाटी, और शांत घाटी हम आगे देख रहे हैं केरल के अंदर है। शांत घाटी कहाँ पे है, केरल के अंदर। तो शांत घाटी एक अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान है, जो भारत का सबसे क्या है, ज्यादा जैव विविधता वाला जगह हो जाएगा। तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे है, शांत घाटी, इसके बाद कौन, वर्षावन। और शांत घाटी नहीं आए तो क्या ध्यान रखना है, वर्षावन ध्यान रखना है। तो ये याद रखना है, खास बात है ये आपके लिए। फिर इसके साथ में और विशेषताओं को जोड़ें, जब तक आप लिखिएगा। भारत में वनों का वर्गीकरण, एक ये भी है कि ये सदाबहार वन मिलते हैं कितने सेंटीमीटर वर्षा में, 200। तो 200 सेंटीमीटर से अगर हम प्लस गए, 200 सेंटीमीटर से हम प्लस गए, ये रहे आपके जैव विविधता के हॉट स्पॉट। जैव विविधता के हॉट स्पॉट यहाँ पर हैं, ठीक है। जैव विविधता के क्या लिखेंगे अपन, हॉट स्पॉट। तो हॉट स्पॉट के अंदर नंबर 1 में लिख रहा हूं कौन सा, पश्चिमी घाट। कौन सा हो गया, पश्चिमी घाट, ये वाला, ठीक है। नंबर 2 कौन सा हो गया, तो नंबर 2 यहाँ पर नंबरिंग ऊपर नीचे हो सकती है, इंडो बर्मा। कौन सा हो गया, इंडो बर्मा। लेकिन मैं पहले भारत की मुख्य भूमि में है उसकी ही बात करूं, तो द हिमालय या पूर्वी हिमालय। फिर हम बात करते हैं कौन सा, इंडो बर्मा। कौन सा हो गया, इंडो बर्मा। और फिर कौन हो गया, तो सुंडालैंड, ठीक है। फिर कौन हो गया, तो सुंडालैंड। तो ये यहाँ पर बात करते हैं द हिमालय, फिर इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमालय यहाँ पे आ गया, ठीक है। हिमालय का कुछ क्षेत्र यहाँ पर भी है, फिर है द वेस्टर्न घाट, और फिर सुंडालैंड। तो ये 4 क्या हो गए, 4 भारत के बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। कितने, 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट माने गए हैं। ये हॉट स्पॉट आपको ध्यान रखना है। इसके साथ में मैं ये बात करूं कि सदाबहार वन तो मिलते हैं, इसके बाद डायरेक्ट मानसूनी थोड़ी मिलेंगे, इसके बीच के वन भी मिलेंगे। इसके बीच के वन मिलेंगे, उसको कहेंगे अर्ध सदाबहार वन। किस टाइप के वन मिलेंगे, अर्ध सदाबहार वन। और अर्ध सदाबहार वन कहाँ पे मिलेंगे, 150 से 200 सेंटीमीटर वाले भाग पर। कहाँ पे, 200 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले भाग पर। और हम कहेंगे कि भाई इतने दिन तो तुम सदाबहार थे, अब कैसे हो, ठीक है, अब कैसे हो, अब तो तुम अर्ध सदाबहार लग रहे हो। अब तो कैसे लग रहे हो, अर्ध सदाबहार लग रहे हो। तो अब कैसे हो, कोई मतलब सदाबहार दिखता है तो कोई नहीं पूछता है कि खुश क्यों है, यूं हो जाता है और उल्टा, ठीक है। लेकिन दुखी दिखता है तो पूछने का मन करता है कि कैसे हो भाई, ठीक है, ये पूछने का मन करता है। तो मानव प्रकृति है, स्वभाव है, उसको स्वीकार कीजिए। तो एक कैसा हो, क्या ध्यान रखना है, कैसा हो। तो कैसे यहाँ पर कौन सा पेड़ है, केल। 100 से कौन सा है, सा से साइडर, और कौन सा है, तो होलक। ये तीनों पेड़ एनसीईआरटी के अंदर लिखे गए हैं। अर्ध सदाबहार वनों की वनस्पति, कौन से वनों की वनस्पति है, अर्ध सदाबहार वनों की वनस्पति। तो वापस से हम एक एक करके लिखते भी चलेंगे और याद भी करते चलेंगे। तो लिखिएगा, भारत में वनों का वर्गीकरण, भारत में वनों का वर्गीकरण, वनों का वर्गीकरण, भारत में वनों का वर्गीकरण। ये आपके ग्रुप में डाल भी दिया जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी आपको, ये सारी पीपीटी आपके ग्रुप में डाल दी जाएगी। तो भारत में वनों का वर्गीकरण नंबर 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यही है। एक तरफ सारे वन, एक तरफ अकेला ही भारत में। तो इसमें लिखो
उष्णकटिबंधीय 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 वर्षावन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। फिर लिखो, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में लिखते रहो, ऑब्लिक करके सदाबहार वन भी लिखना, सदाबहार वन भी लिखना। फिर लिखो वर्षा, वर्षा में लिखो वर्षा, वर्षा में लिखो 200 सेंटीमीटर से अधिक, वर्षा में लिखो 200 सेंटीमीटर से अधिक। फिर लिखो वर्षा के बाद कौन सा आया नेक्स्ट, तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। फिर लिखो वृक्षों की ऊंचाई, ऊंचाई लिखो 60 मीटर, ऊंचाई लिखना 60 मीटर, 60 मीटर, 60 मीटर। फिर लिखना प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र कौन कौन सी जगह पर मिलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र इसी फॉर्मेट में लिखे प्रमुख क्षेत्र। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग, पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग पर नहीं मिलेंगे। फिर लिखो पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। इसके बाद लिखना, पूर्वी घाट के बाद लिखो पूर्वी हिमालय कोष्टक में अरुणाचल को छोड़कर, पूर्वी हिमालय कोष्टक में अरुणाचल को छोड़कर। अब मुझे पूर्वी हिमालय के राज्य लिखवाने की आवश्यकता तो नहीं, अरे एटीएम से मनी निकालने जाओगे तो भूलोगे तो नहीं, यानी कि अरुणाचल को छोड़ देना है, सिक्किम को छोड़ देना है, बाकी पूरा पूर्वी हिमालय है। ठीक है, तो आपने क्या लिखा यहाँ पर, पूर्वी हिमालय में अरुणाचल को छोड़कर। फिर लिखेगा अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। निकोबार तो 5 डिग्री पे है, 5 डिग्री के बाद तो 0 डिग्री आना है, यानी कि भूमध्य रेखा के बिल्कुल पास में। ठीक है, तो निकोबार, अंडमान निकोबार हो गया। ये 4 प्रमुख क्षेत्र हो गए। फिर लिखो प्रमुख वृक्ष, पहले प्रमुख वृक्ष लिख लो, फिर हमारी बात स्टार्ट करेंगे। प्रमुख वृक्ष लिखो, प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं, तो प्रमुख वृक्ष में वही लिखो मात्र, ऐसा लिखो मात्र, ये लिखा हुआ है मात्र, MATR, मात्र, मात्र ऑक्सीजन देते हैं। ये क्या देते हैं, मात्र ऑक्सीजन देते हैं, मात्र करके लिखो। महोगनी, एबोनी, ये पेड़ के नाम है। ठीक है, महोगनी, एबोनी, महोगनी, एबोनी, एनी, एनी, महोगनी, एबोनी, एनी, ऐसे 2 हो गए। फिर है टी से ताड़, ताड़, तिल, ठीक है, तिल का ताड़ वाला, ताड़ पेड़ देखा भी होगा, ताड़ तो आपके इस एरिया के अंदर भी मिलता है ताड़। ठीक है, सबसे पहले बिजली अक्सर वहीं गिरा करती है। आगे, अच्छा ऊंचाई है इसलिए क्या, ठीक है। फिर आगे लिखो रोजवुड, रबर, रोजवुड और रबर, R4 रोजवुड, R4 रबर।
R फॉर रोजवुड, R फॉर रबर। ठीक है, याद रहेगा आपको। प्रमुख वृक्ष कौन से हो गए? मात्र। कौन से हो गए? मात्र। नीचे लिखो अर्ध सदाबहार वनों के प्रमुख वृक्ष। 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 कैसा हो? कैसा हो भाई साहब, आजकल कैसा हो? ठीक है, पहले जैसा नहीं लग रहे हो तो कैसा हो। तो कैसा हो से केल, साइडर और होलक। केल, साइडर और होलक। केल, साइडर और होलक। केल, साइडर और होलक। अब मैं इसके नोट्स भेजूं कि नहीं भेजूं? क्योंकि पहले भेजा वो तो आपने पढ़ा नहीं, अब इसको पढ़ लोगे इसकी कोई गारंटी? ठीक है, तो बोलो भेजूं कि नहीं भेजूं? अभी तो कहना ही पड़ेगा, आप नहीं भेजो ऐसे तो ऑप्शन है ही नहीं आपके पास, है ना। वो तो मेरे को बुलवाना ही भेजो यूं है, तो ग्रुप के अंदर भेजेंगे आपको। 9th के एनसीईआरटी मैं कोई ज्यादा थोड़ी पढ़वा रहा हूँ आपसे, हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो बहुत वाइड पढ़ रहे हैं, इसके अलावा फिर कोई नहीं बचता है। लेकिन कम से कम 9th और 11th की किताब तो पढ़ के आए, पढ़ना तो पड़ेगा। आप ये मत भूल में मत रहना कि हम तो बस कोचिंग के नोट्स पढ़ लिए और काम हो जाएगा, नहीं, आपको सेल्फ पढ़ना पड़ेगा। मैं पहले से ही आगाह कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पर, और मेरा स्वार्थ है काजू कतली मिठाई खानी है, मतलब खानी है मेरे को, ठीक है, ध्यान रखना। तो केल, साइडर और कौन सी? होलक हो गया। एक बात समझ में? अर्ध सदाबहार वनों के ध्यान रखना 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा हो जाएगी। चलो इस पर वापस से आएंगे, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इनकी विशेषताओं के ऊपर चलें। यहां पर विशेषताओं के अंदर पहला लिखो कि ये वन परतों के रूप में पाए जाते हैं। ये वन परतों के रूप में पाए जाते हैं, जिसे एपिफाइटिक परत कहते हैं। ये वन परतों के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें एपिफाइटिक कहते हैं। एपिफाइटिक कहते हैं। एपिफाइटिक कहते हैं। एपिफाइटिक कहते हैं। फिर लिखो ये वन सबसे बड़े उत्पादक, सबसे बड़े प्राथमिक उत्पादक या उत्पादक, सबसे बड़े उत्पादक कहे जाते हैं। किसके उत्पादक? तो ऊर्जा के उत्पादक सबसे बड़े उत्पादक कहे जाते हैं, अर्थात प्राथमिक उत्पादक कहे जाते हैं। अब देखो प्राथमिक उत्पादक की क्या परिकल्पना है। तो सबसे पहले ऊर्जा का एकमात्र स्रोत पृथ्वी पर सौर ऊर्जा को माना है। सौर ऊर्जा से विभिन्न प्रकार के जीव अपनी ऊर्जा बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। उसमें से शाकाहारी हरे पादप जो होते हैं वो एनर्जी को सेव करके प्राथमिक उत्पादक के रूप में आते हैं। इन प्राथमिक उत्पादक चाहे वो कंदमूल, घास, पेड़, फल, फूल, पत्तियां हैं, इन सबको खाकर पहले उपभोक्ता यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता खजूर, सांप मतलब खरगोश, सांप इत्यादि जिंदा रहते हैं। फिर द्वितीयक उपभोक्ता में मनुष्य आ जाता है, तृतीयक में भी कभी कभी मनुष्य आ जाता है, ठीक है। तो द्वितीयक, तृतीयक, प्राथमिक, इन तीनों उपभोक्ताओं के लिए जो बेस है वो कौन सा है? उत्पादक। तो उत्पादन कर कौन रहा है? ऊर्जा का उत्पादन कौन कर रहा है? ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा से दूसरी, एक ही दिशा में होता है। ये तो आपने पढ़ा होगा कभी कभी कि ऊर्जा जो है वो एक ही दिशा में ऊपर की ओर कम होते हुए चलती है। तो ये प्राथमिक उत्पादक है। सबसे बड़े कौन से उत्पादक हो गए? प्राथमिक उत्पादक हो गए। तो ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक कौन से वनों को कहेंगे? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को। फिर लिखो ये वन अत्यधिक कठोर, सघन, ये वन अत्यधिक कठोर एवं इनकी सघनता, डेंसिटी ज्यादा है। ये वन अत्यधिक कठोर एवं इनकी सघनता के कारण, इनकी सघनता के कारण मतलब सघनता की अधिकता के कारण, इनकी सघनता की अधिकता के कारण, सघनता या डेंसिटी अधिकता के कारण, वृक्षों की अधिकता के कारण
इनका व्यावसायिक उपयोग नहीं होता है, 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 व्यावसायिक उपयोग नहीं होता है, व्यावसायिक उपयोग नहीं होता है, व्यावसायिक उपयोग नहीं होता है। ठीक है, आपको मैं बता दूं, कभी कभी रेयर केस में खूब डीप चला गया अगर एग्जामिनर को ये है, ठीक है, कि मतलब 4-5 किलोमीटर तक गहरा डूब गया और वहां से निकाल के प्रश्न लाना है, तो कभी ये प्रश्न पूछ ले कि एपिफाइटिक की कौन सी परत को कैनोपी परत कहा जाता है, तो सेकेंड लेयर को क्या कहा जाता है, कैनोपी लेयर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, कैनोपी लेयर कहा जाता है। एक तो बेस होता है जहां पर वृक्षों का उत्पादन या वृक्ष बन रहे हैं, यानी कि उसका फॉरेस्ट फ्लोर हो गया। फॉरेस्ट फ्लोर के बाद के जो 3 परतें हैं उसमें से इंपॉर्टेंट परत कौन सी है, कैनोपी परत। कैनोपी का मतलब इस तरीके से ढक लेना कि छाया अब पृथ्वी पर गिरेगी, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा। तो एक वृक्ष दूसरे वृक्ष से इस तरीके से मिल जाता है कि नीचे का धरातल अदृश्य हो जाता है। इस प्रकार की कैनोपी जो है वो कैनोपी परत कौन सी कही जाती है, सेकेंड वाली परत कैनोपी परत कही जाती है। भले ये बीच में पेड़ निकल गया, लेकिन इस पेड़ से भी तो ढक गया, नहीं ढक गया ये बीच वाला एरिया, और बाकी सब वृक्ष एक से दूसरे से यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं। तो एपिफाइटिक परतों में यानी कि सदाबहार वनों के अंदर कैनोपी लेयर कौन से वृक्षों की परत में मिलेगा, सेकेंड परत में मिलेगा। ये आपको अपनी ओर से याद रखना है, आपको अपनी ओर से याद रखना है। तो इनकी विशेषता ये हो गई। अगला लिखिए, ये सर्वाधिक जैव विविधता वाले, ये सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी वाले, ये सर्वाधिक जैव विविधता वाले वन हैं, ये सर्वाधिक जैव विविधता वाले वृक्ष हैं, ये सर्वाधिक जैव विविधता वाले वृक्ष हैं, ये सर्वाधिक जैव विविधता वाले वृक्ष हैं। फिर लिखो, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता नंबर 1, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता नंबर 1, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता नंबर 1 शांत घाटी केरल, और नंबर 2 उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षावन, नंबर 2 उष्ण कटिबंधीय वर्षा ऑब्लिक सदाबहार वन, नंबर 2 उष्ण कटिबंधीय वर्षा ऑब्लिक सदाबहार वन, वर्षा ऑब्लिक सदाबहार वन, सदाबहार वन। एक साथी कोई भी जिम्मेदारी लो, हालांकि मेरे पास भी पड़े लेकिन टाइमिंग का इश्यू रहता है ही रहता है, तो आप में से कोई जिम्मेदारी लो कि ग्रेड 2 में अभी 3-4 साल से कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं, उन 4 साल से आए हुए प्रश्नों को आप लेकर आए, तो हम हाथों हाथ यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे इस टॉपिक से, चाहे वो एलडीसी में ही क्यों ना आया हो या कोई अन्य भर्ती में भी आया हो आरएस के अंदर। तो ये लास्ट ये पैटर्न चेंज हुआ तो 2-3 साल हुए, तो ये 2-3 साल के अंदर भारत के प्राकृतिक वनस्पति से कौन कौन से प्रश्न आए, यदि ये प्रश्न आप यहाँ पर लेकर आते हैं तो उसका हम बहुत अच्छे से इसका मतलब डिस्कस कर लेंगे, ताकि भविष्य में कभी भी, ठीक है, यदा यदा कभी भी आपका यहाँ पर ये टॉपिक गलत नहीं होगा। इसीलिए मैंने कहा था कि आप राजस्थान ज्योग्राफी में एक आध प्रश्न 2 बार पार चले जाएंगे, लेकिन मैं इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में कोई प्रश्न बाहर जाने दूंगा नहीं। फिर वही बात होगी, सर एनसीईआरटी बना नहीं बना, ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है, ध्यान रखना। बाकी कोई गाइड का नाम नहीं ले रहा हूं, तो इतना तो पढ़ना पड़ेगा आपको। और पढ़ना इसलिए है कि मैं टॉपिक टू टॉपिक टू द पॉइंट बात कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारा आसपास की समझ भी क्रिएट करनी होती है, ठीक है, तो वो उसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो सर्वाधिक जैव विविधता वाले वन होंगे। फिर इसके अंदर लिखो, भारत में, अच्छा स्टार करके लिखो, सर्वाधिक जैव विविधता वाले स्थलों को, सर्वाधिक जैव विविधता वाले स्थलों को, सर्वाधिक जैव विविधता वाले स्थलों को, सर्वाधिक जैव विविधता वाले स्थलों को जैव विविधता के हॉट स्पॉट कहते हैं। जैव विविधता के हॉट स्पॉट, हिंदी में लिखना चाहो तो तप्त स्थल, जैव विविधता के हॉट स्पॉट या तप्त स्थल कहते हैं, तप्त स्थल कहते हैं।
जैव विविधता के हॉटस्पॉट या तप्त स्थल कहते हैं। फिर नीचे लिखो भारत में 4 हॉटस्पॉट, भारत में 4 हॉटस्पॉट, भारत में 4 हॉटस्पॉट। सबसे पहले लिखो, सबसे पहले लिखो पश्चिमी घाट, सबसे पहले लिखो पश्चिमी घाट। नंबर 2 लिखो हिमालय। नंबर 3 लिखो इंडो बर्मा। और नंबर 4 लिखो सुंडालैंड। नंबर 4 लिखो सुंडालैंड। ये वाला आया हुआ है। इस वाले टॉपिक से रीट जैसी परीक्षा में छोटा सा प्रश्न आता है, याक क्या है, लेकिन वो जमाने गए। अब उस प्रश्न का मतलब अपेक्षा भी करना, ठीक है, दुखदायी होगा। तो ये मत समझना कि एक है कि इपिफाइटिक क्या है इतना ही पूछ के खत्म नहीं। निम्न में से कौन सी विशेषता इन वनों की नहीं है, मिलान कीजिए, या बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड मामला हो सकता है आपके लिए। तो याद रखिएगा, अपने आप को इतना इजी बनाना ही नहीं है। अब एक बात समझ में, इजी बनाना ही नहीं है, तब जाके हमारा काम होगा। तो ये क्लियर हुआ हमारा। इसके साथ में यहाँ पर सारी बातें हमने इन वृक्षों की कर ही ली है। मैं एक बार फिर से आपके सामने अंतिम रूप से इसका रिवीजन कर लेता हूँ। कोई शेष बातें तो जरूर लिख लेंगे। पहला वन हमने कौन सा पढ़ा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। कौन से, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। वर्षा है तो वर्षा कितनी होनी चाहिए, जल्दी से बोलेंगे, कितनी वर्षा होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर। तापमान कितना होता है, 22 डिग्री से प्लस, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र हैं। इन वृक्षों की ऊंचाई ज्यादा होती है, लेकिन ये कई 3 परतों में मिलते हैं। कितनी परतों में मिलते हैं, 3 परतों में मिलते हैं। और इन 3 परतों को अपन कौन से वन के, एपिफाइटिक परत कहते हैं। कौन सी परत कहते हैं, एपिफाइटिक परत, या एपिफाइटिक रूप में ये वन मिलते हैं। फिर इन वनों की सघनता तो अधिक है ही, कठोरता भी ज्यादा है, इसलिए क्या नहीं कर पाएंगे अपन, व्यावसायिक उपयोग नहीं कर पाएंगे। भारतवर्ष में ये कहां पर मिल रहे हैं, जहां ज्यादा बारिश हो रही है। भारत में ज्यादा बारिश कहाँ हो रही है, तो हम सबको पता है मेघालय के पठार के आसपास, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी, हमको पता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये पता है ओडिशा, ये पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र, इधर से आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का क्षेत्र, और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो ये पश्चिमी घाट का पश्चिमी क्षेत्र। इन सभी जगह पश्चिमी घाट का पश्चिमी क्षेत्र भी याद रखना है आपको। ऐसा नहीं कि पश्चिमी घाट याद करके आप निकल गए। तो ये चीजें हैं। यहाँ पर आपको किस टाइप की वनस्पति मिल गई, सदाबहार प्रकार की वनस्पति मिल गई। अब इन वनों के अंदर विविधता, जैव विविधता क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। जब ज्यादा जैव विविधता होगी तो जैव विविधता के तप्त या हॉटस्पॉट भारत में कितने बताए गए हैं, 4 के अंदर हमने बात कर ली, हिमालय, पश्चिमी घाट, इसके साथ में इंडो बर्मा और सुंडालैंड। फिर सुंडालैंड के अंदर कौन आएगा, तो अंडमान आएगा। ध्यान रखना, अंडमान किसमें आएगा, सुंडालैंड के अंदर। हिमालय का कुछ पूर्वी भाग किसमें आएगा, तो ये इंडो बर्मा में आएगा। तो ये बर्मा कहाँ पे है, ये भी लोकेशन ध्यान है तो सही हो जाएगा आपका। फिर हम बात करेंगे वर्षा, यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता अगर कहाँ है, ऐसा आपके कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न आता है, तो शांत घाटी केरल, और सेकंड नंबर क्या राइट होगा, वर्षा वन, ये हमारे पश्चिमी घाट के आसपास के मिलते हैं। तो ये चीजें हो गई। इन वृक्षों के अंदर अगर देखें तो कौन कौन से वृक्ष सबसे ज्यादा मिलते हैं, तो उसके लिए हमने बात की थी, कौन से वृक्ष ज्यादा मिलेंगे, तो मात्र ज्यादा मिलेंगे। कौन से ज्यादा मिलेंगे, मात्र। और मात्र में हमने क्या याद कर लिया, तो चलो मात्र की ट्रिक थोड़ी सी व्यवस्थित लिख लिया। मात्र को हम क्या कहेंगे, तो MATR। अच्छा, मात्र क्या देते हैं, ये ऑक्सीजन देते हैं। क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। यानी कि मात्र ऑक्सीजन देंगे, तो ये यहाँ पर M फॉर कौन सा हो गया, महोगनी हो गया। A से क्या हो गया, एनी, और क्या हो गया, एबोनी हो गया। T से क्या हो गया, ताड़ हो गया। R से रोजवुड, और रोजवुड के साथ क्या हो गया, तो रबर हो गया। इन वृक्षों की प्रधानता मिलती है। इसके साथ भी और प्रकार के वन मिलते हैं, लेकिन इन वृक्षों की क्या मिलेगी, यहाँ पर प्रधानता मिलेगी। यहाँ कैनोपी परत कौन सी है, तो सेकंड परत को क्या कहा गया है, कैनोपी परत कहा गया है। ये विशेष ध्यान रखना है आपको। चलो आगे बात करते हैं इसके बारे में कि ये ठीक है, ये वन हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर इतनी बातें कंप्लीट हुई। ये प्राथमिक उत्पादक कहे जाते हैं,
और इस पृथ्वी पर सबसे बड़े प्राथमिक उत्पादक कौन से वन कहे जाते हैं, तो वर्षा वन ही कहे जाते हैं। इतनी सारी बातें यहाँ पर क्या हो गई, क्लियर हो गई। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों नीलगिरी की पहाड़ियां इतनी फेमस हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों में किस टाइप के वन मिलते हैं, तो ये सब के सब आपके सामने क्लियर हैं। ये चीजें ध्यान रखना है। इसके जब प्रश्न आपके सामने आएंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ग्रेड 2 क्या, ग्रेड 2 का अभी मैंने 3 पेपर ही लिए हैं, जिसमें राजस्थान को लेकर सॉल्व करवा रहे। इसके जस्ट बाद इंडिया और वर्ल्ड एक साथ एक आध वीडियो या 2 वीडियो में उसको भी कंप्लीट करवा दूंगा मैं, ठीक है। तो ये भी आप भी सभी अन्य भर्ती वाले साथी भी देखते रहें, क्योंकि परीक्षा लगातार देनी ही है। कोई भी एक परीक्षा के उद्देश्य को लेकर नहीं, उद्देश्य एक हो सकता है लेकिन हमारे सामने, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में भर्तियां मिलती हैं कि वो भी कर लो वो भी कर लो, और उसको प्रभावित हुए बिना कोई नहीं रह सकता। अगर आप प्रभावित हुए बिना रह गए होते तो आप किसी हिमालय की चोटी के अंदर तपस्या कर रहे होते। हम मानव हैं, ध्यान रखना, हमारे अंदर इस तरीके की कोई भी खूबी नहीं है कि बस एक ही लाइन में चलना है, नहीं चल सकते। अगर कोई यूं बोल दे कि सीधा देखकर चल, और उल्टा इधर उधर देखने का होता है आपको, ठीक है। तो ये तो हमारी प्रकृति है। चलो यहीं तक हम कंप्लीट कर पाएंगे, आगे की क्लास का शेड्यूल आपको ग्रुप में पता चल जाएगा, ठीक है। चलो चलिए, लास्ट भारत की प्राकृतिक वनस्पति हम पढ़ रहे हैं, और लास्ट में आपको एक पहला वन पढ़ा दिया था मैंने, भारत के अंदर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी से जुड़ना वापस से। ये सभी कौन कौन क्या क्या है उसके बारे में बाद में बात करेंगे हम। चलिएगा, हमने भारत के मैप पर सबसे पहले स्टार्ट किए थे कि भारत के अंदर सबसे पहले कौन सी वनस्पति पश्चिमी घाट ये वगैरह मिलेगी। तो हमारा जो वर्गीकरण है वो एनसीईआरटी के अनुसार वर्गीकरण है। बताते रहना, आप भी जल्दी से बताते भी रहना कि हम पहली बार कौन से वन पढ़ रहे हैं। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन, या सदाबहार वनों को अपन कौन से वन कह देते हैं, वर्षा वन कह देते हैं। तो ये वर्षा वन 2 प्रकार के हो जाते हैं, एक सदाबहार वर्षा वन, एक अर्ध सदाबहार वर्षा वन हो जाते हैं। तो हम पहले किसकी बात कर लेते हैं, सदाबहार वनों की। तो भारत के अंदर ये वाला जो पार्ट है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट के साथ में ये कौन सा है, तो पूर्वी घाट, पूर्वी घाट के साथ में ये क्या हो गया, हिमालय, और हिमालय के साथ में इधर से कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इन 4 जगह पर कौन से वन मिलते हैं आपको, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो सदाबहार वन मिलने के पहले हम बात करें कितनी वर्षा होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर से प्लस वर्षा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर से प्लस वर्षा होनी चाहिए। इसके साथ में तापमान बताते रहना, तापमान कितना होना चाहिए, बोलिए 22 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तापमान कितना होना चाहिए, 22 डिग्री सेंटीग्रेड से कम या ज्यादा तो प्लस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लस। यस, आप 9th की क्लास किताब लेकर बैठे हैं, 9th की किताब लेकर बैठे हैं, नहीं रजिस्टर है, ठीक है। तो 9th और 11th की किताब क्या भी था मैंने एनसीईआरटी के अंदर, जो इंडियन ज्योग्राफी वाली है, तो उस पर विशेष रूप से ध्यान देना भी है। चलो, उसकी जिल्द वैसी ही लगी इसलिए मैं बात कर रहा था। कल मैंने कोई प्रश्न भी पूछा था आपको, रोजाना एक प्रश्न मेरा रहता ही रहता है। मैंने कल प्रश्न भी आपसे किया था, तो तापमान कितना डिग्री से प्लस होना चाहिए, 22 डिग्री से प्लस होना चाहिए। फिर मैंने यहाँ पर बताया 22 डिग्री के बाद में कि इन वृक्षों की औसत ऊंचाई कितनी होती है, तो औसत ऊंचाई 60 मीटर के आसपास होती है। ये परतें, ये वृक्ष जो होते हैं वो कैसे मिलते हैं, तो परतों में मिलते हैं। कितनी परतें, तो 3 परतों में मिलते हैं। कितनी परतों में मिलते हैं, 3 परतों में मिलते हैं। एपिफाइटिक परतें कहते हैं, कौन सी, एपिफाइटिक। और उसमें से सेकेंड जो परत है उसको हमने कौन सी परत कहा था, कैनोपी परत। कौन सी परत को कहा था, सेकेंड परत। यानी कि एक वृक्ष दूसरे वृक्ष के साथ में क्या हो गया था, जुड़ गया था। तो ऐसे में हमने उसको क्या कहा था, तो कैनोपी परत कहा था। कौन सी परत कहा था, ये कैनोपी परत। और ये ऊपर की जो परत होती है वृक्षों की उसको क्या कहेंगे, तो ये सबसे ऊपरी परत। और फिर ये वृक्षों के अंदर हम ये देखते हैं कि किसी एक वृक्ष के ऊपर कोई दूसरा वृक्ष उग रहा है, ठीक है।
तो ऐसी स्थितियां भी हमको सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिलती है, वर्षा वनों में देखने को मिलती है। तो उसको कहेंगे कि अधिपादप। अधिपादप कहां पर ज्यादा पाए जाते हैं, तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में अधिपादप ज्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि ये वन जो है उनकी लकड़ी कैसी होती है, कठोर होती है। इनकी लकड़ी कैसी होती है, कठोर। ये वन कैसे होते हैं, घने होते हैं, सघन होते हैं। अतः इनका कौन सा उपयोग नहीं है, व्यवसायिक उपयोग नहीं है। और जब व्यवसायिक उपयोग नहीं होगा तो ये वन क्या देंगे, मात्र ऑक्सीजन देंगे। मात्र क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। अच्छा, मात्र से क्या है, तो म से कौन सा वृक्ष ध्यान रखना है, महोगनी। ए से कौन से ध्यान रखने हैं, एनी और एबोनी याद रखने हैं। फिर टी से कौन सा ध्यान रखना है, ताड़। और आर से कौन सा है, तो रबर और रोजवुड। रबर और रोजवुड। इसके अलावा सिनकोना, इस तरीके के पेड़ भी इसी वृक्षों के अंदर आते हैं, वर्षा वनों के अंदर ही आते हैं। कौन से, सिनकोना नाम का वृक्ष आता है, ये भी यहीं पर मिलेगा। सिनकोना जो उसकी छाल से आपका मतलब इलाज भी किया जाता है, तो सिनकोना वृक्ष भी आपका कहां पर मिलेगा, इसी वनों के अंदर मिलेगा। और भी जितने भी सदाबहार वनों की वनस्पतियां, खास खास वृक्ष ये हैं जिसे आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इन वनों को आपको विशेष रूप से याद भी और ध्यान भी रखना था। तो इतनी बातें हम कल कर चुके थे, इतनी सारी बातें कंप्लीट कर ली थी। एक बार वापस से बता दो ये कहाँ कहाँ है, तो पश्चिमी घाट का कौन सा बिंदु, पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी घाट का कौन सा क्षेत्र, पश्चिमी। फिर हमने कौन सी बात की थी, पूर्वी हिमालय की बात की थी, ठीक है। फिर हम बात करें कौन सा, तो पूर्वी घाट की बात हो जाती है, चलो कोई बात नहीं। और चौथा बात कौन सा हो गया, तो अंडमान और निकोबार कहा। अच्छा, अंडमान निकोबार में याद क्या रखना है, तो अंडमान को वर्षा वनों का घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्षा वनों का घर कहा जाता है। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों का घर किसको कहोगे आप, तो अंडमान द्वीप को कहोगे। कौन से द्वीप को कहोगे, अंडमान। तो अंडमान को वर्षा वनों का क्या कहेंगे आप, घर कहेंगे। अगर ये नोट नहीं किया है तो अभी कर लेना, ये नोट नहीं किया तो अभी कर लेना। अंडमान को क्या कहेंगे, तो वर्षा वनों या उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का, ठीक है, घर कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का घर कहते हैं, घर कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का घर कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का घर कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का घर कहेंगे। किसका घर कहेंगे, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का घर कहेंगे। तो ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आपने कंप्लीट कर ही लिए हैं। अब इसके साथ में एक बार मुझे वापस से इनकी विशेषताओं को बता देना। एपिफाइटिक परत हो ही गई, सर्वाधिक ऑक्सीजन दे रहे हैं। इस प्रकार के वनों को हम जब दक्षिण भारत के अंदर जाएंगे तो शालोस वगैरह भी कहेंगे। जब वहां पर जाएंगे तो उस समय बात करेंगे, क्योंकि यहाँ स्थितियां अलग अलग है। कम ऊंचाई पर तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, ज्यादा ऊंचाई पर ठंडे एरिया में शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मिलेंगे। तो साउथ इंडिया के अंदर जब हम पर्वतीय वन पढ़ रहेंगे उस समय एक शब्द आएगा शालोस वन। वो प्रश्न अभी अभी किसी परीक्षा के अंदर पूछा भी गया है। तो आपको ध्यान देना है, ये 4 जगह आपको ध्यान देने हैं। ये खास करके 7-8 ये जो भी पेड़ है उसको और उसकी विशेषताओं, यानी कि अधिपादप कहाँ पाए जाते हैं, तो यहीं पर। तो ये शब्द भी नोट कर लेना। इन वनों में अधिपादप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अधिपादप पाए जाते हैं। अधिपादप मतलब आप देखते हो कि वट वृक्ष के ऊपर पीपल का उगना, इस टाइप से जो पादप हैं वो कहाँ पर मिलेंगे आपको, इसी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार रेन फॉरेस्ट या फॉरेस्ट के अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो ये काम हो गया अपना पहला वन। आसान है कि नहीं है वन, बिल्कुल आसान है। और मैंने आपको कहा था कि जब फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी अपनी, भौतिक भूगोल यानी कि भारत का भौतिक विभाजन कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम तेजी से आगे बढ़ लेंगे। तो ये प्राकृतिक वनस्पति की एक क्लास वनों वाली ज्यादा होगी जिसमें वन गणना होगी। इसके साथ हम नदियों में थोड़ा रुकेंगे, फिर एक ही क्लास और रहेगी ऊर्जा संसाधन की, ठीक है, और एक मानसून सिस्टम भी है। तो ये 8 दिन की क्लासें और हैं जिसमें हम कर लेंगे कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी। ऐसा हो तो कभी संडे को बड़ी क्लास भी लगा लेंगे। आप जो भी आपका बताना कैसे क्या शेड्यूल सेट होता है आपका, ठीक है, ताकि उस अकॉर्डिंग बात कर भी लेंगे। तो मानसून सिस्टम और नदियां, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, बाकी नहीं लगेगा, ठीक है। और पढ़ ही लेना, अगर है ही है, चल रही है क्लास तो पढ़ ही लेना, क्योंकि राजस्थान ज्योग्राफी क्या है, रेंडमली चलती ही रहती है, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जाम्स के अंदर है। लेकिन इंडियन ज्योग्राफी के आते आते और टाइम लग जाएगा। तो ये चीजें हैं। चलो, ये काम हमने कंप्लीट कर लिया। लिख लिया अधिपादप, अधिपादप
और ये वाली बात लिख ली, अंडमान को वर्षा वनों का घर कहते हैं या सदाबहार वनों का घर कहते हैं। ठीक, अब सेकेंड प्रकार के वन देखें। इससे पहले इसके अंदर एक और चीज देखी थी आपने, कौन सी? अर्ध सदाबहार वन। कौन से वन देखे थे आपने? अर्ध सदाबहार। और अरे रोज तो सदाबहार लगते हो, आज थोड़े अर्ध सदाबहार रूठे रूठे लग रहे हो, क्या बात है? अब क्या कैसा हो, ठीक है, क्या बोल रहे हो? कैसे हो या कैसा हो? तो कैसा हो मतलब कैसा हो, तो कैसे कौन सा वन हो गया था बोलो? केल। सा से साइडर, और कौन सा है? होलक, ठीक है ना, और कौन सा है? होलक। तो ये ध्यान रखना है कि होलक हो गया। एक बात समझ में, ये काम कंप्लीट ओके। या उष्णकटिबंधीय, मैं फिर से कहूंगा कि प्रश्न आने की सर्वाधिक संभावना यहीं से होती है। यहां पर जैव विविधता सर्वाधिक मिलेगी। जब जैव विविधता सर्वाधिक मिलेगी तो जैव विविधता के हॉट स्पॉट होंगे। तो जैव विविधता के हॉट स्पॉट कौन से वनों की विशेषता है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की। भारत में कितने हॉट स्पॉट हैं? 4। पश्चिम घाट, पूर्वी हिमालय, हिमालय, या फिर इसके बाद सुंडालैंड के साथ में अंडमान वाला। तो ये काम कंप्लीट हो गया। चलो इतनी बातों के साथ हम नेक्स्ट वन, जो कि अब काफी आसान है, ये 4 प्रकार के वन और भी देखेंगे। तो उसके अंदर मैं यहाँ बात कर रहा हूं कि नेक्स्ट वन है उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय कौन से वन? तो मानसूनी पतझड़ी वन, ठीक है, मानसूनी पतझड़ी वन। तो मानसूनी या पतझड़ी वन जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। एक बार आप देखना, फिर आपको पता चलेगा। अभी साथ साथ नोट नहीं करना है, नोट में अलग से करवा दूंगा, आपको पता चलेगा कि आपको नोट कैसे करना रहेगा। इन प्रकार के वनों को भी हम देखें तो 2 जगह पर इसको विभाजित करेंगे। उससे पहले अभी तक हमने कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा से अधिक वाले वनों को देखा? 200 सेंटीमीटर। अब 200 सेंटीमीटर से कम भी तो वर्षा होगी। कोपेन विद्वान था, उसने भी तो जो जलवायु का वर्गीकरण है उसका क्या आधार लिया था? वर्षा और तापमान, ठीक है। तो ये 2 बड़े जलवायु के तत्व हैं। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये बीच का जितना भी एरिया आपको इंडिकेट दिख रहा है, यहां से लेकर ये वाला पूरा का पूरा एरिया, ये वाला पूरा का पूरा एरिया जो है, वहां किस टाइप के वनस्पति मिलती है? तो ये हैं आपके उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ी वन मिलते हैं। तो आप यहां पर ये देख पा रहे होंगे कि भारत में सर्वाधिक वन कौन से मिलते हैं, यानी कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन से वन मिलेंगे? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ी वन, ठीक है। मानसूनी या पतझड़ी वन क्या है? तो पतझड़ी वन क्या है? तो शुष्कता के कारण अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये कोई परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं लगती है। तो कारण क्या है पत्तियां गिराने का? शुष्कता है, बस ये ध्यान रखना। पत्तियों के गिराने का कारण क्या है? शुष्कता होती है। तो इस वजह से ये पत्तियां यहां पर गिरा देते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। इसको भी हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा और एक 70 से लगाकर 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। मैं ये एनसीईआरटी का जो विभाजन, आधिकारिक विभाजन है, उसकी बात कर रहा हूं। उसके अंतर्गत क्लास 9th और 9th की किताब के अंदर ये कर रखा है। तो हमें ध्यान रखना है कि 100 से 200 सेंटीमीटर जो वर्षा है उसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय या आर्द्र मानसूनी पतझड़ी वन। क्या कहते हैं? आर्द्र मानसूनी पतझड़ी वन, आर्द्र मानसूनी पतझड़ी वन, ठीक है। तो आर्द्र मानसूनी या कौन से वन हो जाएंगे? पतझड़ी वन। और यहां पर कैसे हो जाएंगे? शुष्क मानसूनी या फिर पतझड़ी वन। शुष्क मानसूनी या कौन से हो गए? पतझड़ी वन हो गए। तो यहाँ वन के अंतर्गत देखना, एक शब्द कौन सा आ रहा है? आर्द्र, और दूसरा शब्द कौन सा आ रहा है? शुष्क। आर्द्र में क्या है? 100 से 200, शुष्क में क्या है? 70 से 100। तो वर्षा रेखा का ही यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। अब हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में हम घूम लेते हैं, पूरे भारत के अंतर्गत घूमते हैं, कहां कहां इस टाइप के वनस्पति मिल रही है। अब मानसूनी पतझड़ी वन तो हमको एक साथ दिखा दिया कि हाँ ठीक है, हिमालय के तलहटी से लेकर साउथ इंडिया तक। तो इस मैप को लाने का मात्र और मात्र उद्देश्य ये है कि यदि कोई भूगोलवेत्ता या पेपर सेटर ये बोल दें कि भारत में कौन से वन ऐसे हैं जो हिमालय की तलहटी से लेकर कन्याकुमारी तक मिलते हैं। देखो, हिमालय की तलहटी से लेकर ठेठ कन्याकुमारी तक मिलते हैं, तो कौन से वन हो गए? उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ी वन। भारत में कौन से वन ऐसे हैं जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मिलते हैं? मानसूनी वन। मध्य भारत में सर्वाधिक वन कौन से मिलते हैं?
तो ये वन मिलते हैं। अच्छा, एमपी के अंदर सर्वाधिक क्षेत्रफल में वन मिलते हैं। एमपी के अंदर हम डाटा पढ़ेंगे तो एमपी में क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन मिलते हैं। तो एमपी का रीजन जो है वो देख रहे हैं, वो कौन से वन मिलेंगे वहां पर? मानसूनी पतझड़ी वन मिलेंगे, जो कि एक वन आप पहले देख चुके हो और उसके 4 जगह हम पहले से निर्धारित कर चुके हैं। तो इसके अलावा क्या आंसर हो जाएगा? मानसूनी पतझड़ी वन। तो ये समझ बना लेनी है आपको। सर्वाधिक एरिया पे मिल रहे हैं, हिमालय की तलहटी से लेकर साउथ इंडिया की पहाड़ियों तक मिल रहे हैं, ये चीजें याद रखनी है। अच्छा, यहाँ बीच में क्यों नहीं मिल रहे? तो यहाँ आपका रॉयल सीमा, तेलंगाना ऐसे मरुस्थल है यहाँ पर, और उस वजह से यहाँ पर नहीं मिलते हैं। जैसे मैंने अकबर तेड़ियो तू क्यों वहां यो फोग, ठीक है, तो वो वाला जो आप देखते हो साउथ इंडिया के अंदर जाते हैं, बीकानेर के शासक थे। तो ऐसे में ये उक्ति कि हमारे यहाँ मिल गई वैसी की वैसी झाड़ी वहां मिल गई। जैसे अपन देखते हैं कि आज से अभी 1000 किलोमीटर दूर चले जाओ, 1000 किलोमीटर ज्यादा नहीं, 1000 किलोमीटर दूर चले जाओ, और वो कुत्ता जो आपकी गली के अंदर रोज आपको देखता है या आप उसको देखते हो, वही कुत्ता वहां मिल गया, तो रोज इसको तो इतना कोई ठीक है देखा अनदेखा करो, लेकिन इसके बाद तो पीछे ही पड़ जाओगे, ठीक है, या तो वो या आप। तो ये चीज रहती है कि उनको क्या मिल गया वहां पर? हमारे यहाँ वाली झाड़ी मिल गई थी। तो ये अब बात करते हैं आर्द्र मानसूनी पतझड़ी वन के अंदर कौन कौन से वृक्ष मिलते हैं, कौन कौन से वृक्ष मिलते हैं। तो साल मिलता है, सागवान मिलता है या सागौन कह देते हैं उसको, शीशम मिलती हैं, शीशम के बाद कौन मिलता है? तो चंदन मिलता है। ये सभी वृक्ष जो हैं, यहाँ पर आम भी बोल दो, कभी कभी आम भी बोल दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो वृक्ष हैं वो कौन से वनों के लकड़ी हैं? तो आज साल, सागवान, शीशम, चंदन, खास तो ये 4 वृक्ष याद रखने, साल, सागवान, शीशम, चंदन। मैंने आपको दंडकारण्य का पठार पढ़ाया था, ये वाला यहाँ छत्तीसगढ़ के अंदर दंडकारण्य का पठार था, और दंडकारण्य के पठार में मैंने कहा था कि साल और सागौन से आच्छादित, ऐसी एक लाइन लिखवाई है, और ये सबसे उबड़ खाबड़ पठार है। तो साल और सागवान वन सबसे ज्यादा वहां क्यों मिलेंगे? क्योंकि वो कैसा वन है? आर्द्र मानसूनी वन है। अब हम इस यहां पर तो ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर एरिया की बात करें, क्षेत्र की बात करें, तो अब क्षेत्र कौन सा होगा? कि अभी अभी 200 सेंटीमीटर बारिश हुई थी, तो बटन बंद थोड़ी हो गया, फटाक से 50 सेंटीमीटर थोड़ी हो जाएगी, 200 से धीरे धीरे 100 भी होगी, ठीक है, या 200 से 190, 180, 170, 150 ऐसे ऐसे होगी। तो यहाँ ध्यान रखना कि पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग, समझ में आ रहा है? पश्चिमी घाट का कौन सा भाग हो गया? पूर्वी भाग। तो पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग हो गया एक। दूसरा जगह लिखो का क्या है? तो पूर्वी घाट का पश्चिमी भाग। क्लियर है कि नहीं? पूर्वी घाट का कौन सा भाग हो गया? पश्चिमी भाग। तो पूर्वी घाट का पश्चिमी भाग हो गया, ठीक है, पूर्वी घाट का कौन सा हो गया? पश्चिमी भाग हो गया। इसके अलावा ये कहां पर मिलते? तो आर्द्रता ज्यादा कहां होगी, ठीक है ना, आर्द्रता ज्यादा कहां होगी? तो हिमालय के तलहटी वाले भाग में मिलेंगे, वहां पर आर्द्रता थोड़ी सी क्या होगी? ज्यादा, क्योंकि बर्फीला एरिया है और मानसून है वो टकरा कर वहां रुकता है, तो आर्द्रता ज्यादा होगी। तो हिमालय का गिरिपदीय क्षेत्र, हिमालय का कैसा क्षेत्र? गिरिपदीय क्षेत्र, हिमालय का गिरिपदीय क्षेत्र। और गिरिपदीय क्षेत्र के साथ साथ एक स्पेशल राज्य को लिखा गया है, मुझे ये तो याद नहीं आ रहा कि एनसीईआरटी में है या राजस्थान की पाठ्य पुस्तक मंडल की जो पुरानी किताब थी उसके अंदर, लेकिन उसमें स्पेशल लिखा गया है। कौन सा स्टेट? तो ओडिशा स्टेट स्पेशल लिखा गया है। कौन सा लिखा गया है? ओडिशा। तो ओडिशा के अंदर अब ज्यादा फालतू काम का पढ़ के करना क्या है हमको? हम वो पढ़े जो आधिकारिक है, ऑथेंटिक है, मूल किताबों के अंदर है, वही सारी चीजें देखें। तो इसके अलावा चौथा जगह क्या हो गई? ओडिशा हो गया। काम खत्म। इतनी 4 जगह याद रखनी है, इसके अलावा याद रखना नहीं है। तो ये हो गया अपने आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वनों की विशेषता ये है कि भारत में यहाँ मानसूनी वन ज्यादा मिलते हैं, लेकिन मानसूनी वनों में भी डिवाइड कर दिया, ये ऑप्शन में आ गए। इन दोनों में ज्यादा कौन मिलेगा? तो फिर शुष्क ज्यादा मिलेंगे। फिर कौन ज्यादा मिलेंगे? शुष्क। और ओवरऑल कौन ज्यादा मिल रहे हैं? तो पतझड़ी वन ज्यादा मिल रहे हैं। पतझड़ी में भी शुष्क पतझड़ी वन ज्यादा मिलेंगे। तो शुष्क पतझड़ी वन के अंदर क्या है? ठीक है, तो इसके अंदर अक्सल वुड है, अक्सल वुड है, ठीक है, या इस तरीके के 2-3 वृक्ष और मैं लिखवा दूंगा, ठीक है, अक्सल वुड है या अमलतास है। अमलतास करके भी एक पेड़ होता है, अमलतास करके, तो अमलतास करके ये। फिर हम बात करेंगे और कौन से वृक्ष हैं? तो झाड़ियां हैं, नीम है ना, हमारे यहाँ पर मिलते हैं, जैसे नीम मिल जाता है, बरगद मिल जाता है, ये सब पेड़ यहाँ पर मिल जाएंगे। तो शुष्कता के अंदर अक्सलवुड और अमलतास ऐसे वृक्ष ज्यादा याद रखने हैं। ये पूरे भारत में सर्वाधिक एरिया में कौन से मिलेंगे?
तो शुष्क वन मिलेंगे, और अगर इसके साथ में बात की जाती है तो ये सर्वाधिक एरिया पर मिल जाएंगे। ये कहाँ सर्वाधिक मिलेंगे, तो मध्य भारत, ठीक है, या फिर और कहाँ मिलेंगे, तो हिमालय के तलहटी वाले भाग में, और कहाँ मिलेंगे, तो भारत के प्रायद्वीपीय पठार के आंतरिक भाग में। कहां पे मिल जाएंगे, आंतरिक भाग में। तो आप इसी तरीके से लिखो सेकंड नंबर, उष्ण कटिबंधीय सदा पतझड़ी वन। पतझड़ी वनों की दो विशेषता पहले लिखवा देता हूं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी पतझड़ी वन, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी पतझड़ी वन, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी पतझड़ी वन, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी पतझड़ी वन लिखो। इसके अंदर सबसे पहले लिखना वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर, वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर, वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर, 70 से 200 सेंटीमीटर। फिर लिखना आप भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर इसी प्रकार के वन मिलते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर यही वन पाए जाते हैं, यही वन पाए जाते हैं, यही वन पाए जाते हैं। फिर लिखो सर्वाधिक, अच्छा व्यावसायिक उपयोग सबसे ज्यादा इन दोनों में भी देखो तो उधर ज्यादा होता है, किसमें, आर्द्र मानसूनी में। तो चंदन, सागवान, ये जो फर्नीचर का उपयोग हो रहा है वो उसमें ज्यादा हो रहा है, तो हम उसमें लिखेंगे। बाकी ओवरऑल आए तो फिर ये सही होता है, तो व्यावसायिक उपयोग भी ज्यादा इनका होता है। चलो नेक्स्ट लिखेंगे, इन्हें दो भागों में विभाजित करते हैं, इन्हें दो भागों में विभाजित करते हैं। पॉइंट ए, इन्हें दो भागों में विभाजित करते हैं। पॉइंट ए लिखो, आर्द्र पर्णपाती ऑब्लिक मानसूनी ऑब्लिक पतझड़ी वन, एक ही बात है। आर्द्र मानसूनी ऑब्लिक पर्णपाती वन, पर्णपाती वन, पर्णपाती वन, पर्णपाती वन, उसमें लिखो वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर, वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर, वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर। फिर लिखो, फिर लिखो प्रमुख वृक्ष, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रमुख वृक्ष, प्रमुख वृक्ष लिखो, प्रमुख वृक्ष, प्रमुख वृक्ष में साल, सागौन, शीशम, चंदन, साल, सागौन, शीशम, चंदन, साल, सागौन, शीशम, चंदन, ठीक है, ये खास यही वृक्ष है, इसको ही लिखना आप। चंदन के वृक्ष सर्वाधिक कौन से राज्य में मिलते हैं, कर्नाटक में, ध्यान रखना। चंदन के वृक्ष सर्वाधिक कौन से राज्य में मिलते हैं, कर्नाटक में। और लाल चंदन, लाल चंदन कौन से जंगल में मिलता है, मैंने बताया था आपको, बोलो, शेषाचलम, ठीक है, कौन सा, शेषाचलम। और ये जंगल कहां पर है, तो आंध्र प्रदेश में। कौन सा, पुष्पा झुकेगा नहीं, ठीक है, पुष्पा झुकेगा नहीं, वो वाले जंगल कहां पर हैं, आंध्र प्रदेश के शेषाचलम के अंदर है। और बाकी अगर देखें तो यहाँ पर भी कर्नाटक में भी चंदन के वृक्ष ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो ये चंदन, शीशम, शीशम भी कर्नाटक के अंदर ज्यादा मिलता है। फिर साल और सागवान वही एमपी के अंदर ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है।
तो नीचे लिखेंगे स्टार करके प्रमुख क्षेत्र। पहले खास खास बात कर लेते हैं। प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र की बात कर लो, उसके अंदर आप लिखेंगे प्रमुख क्षेत्र। प्रमुख क्षेत्र में लिखो हिमालय का गिरिपदीय क्षेत्र, मतलब गिरि मतलब पर्वत, पर्वत के पैरों वाला क्षेत्र। हिमालय का गिरिपदीय क्षेत्र, हिमालय का गिरिपदीय क्षेत्र, हिमालय का गिरिपदीय क्षेत्र। फिर लिखना पश्चिमी घाट का, पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग, पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग। फिर लिखो पूर्वी घाट का पश्चिमी भाग, पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग, पूर्वी घाट का पश्चिमी भाग। जैसे उत्तर पश्चिम वाला भाग है वैसे उत्तर पश्चिम वाला भाग या पश्चिमी भाग। फिर लिखो ओडिशा, स्पेशल लिखना ओडिशा को, ओडिशा, ओडिशा। और ओडिशा के बाद लिखो, ठीक है, 4 जगह हो गई, 4 जगह हो गई है। ठीक है, ये 4 जगह खास करके याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्द्र मानसूनी पतझड़ी वन। नीचे लिखेंगे भारत में सर्वाधिक व्यावसायिक उपयोग इन्हीं वनों का है। भारत में सर्वाधिक व्यावसायिक यानी कि फर्नीचर वगैरह बनाने में सबसे ज्यादा उपयोग कौन से वनों का है? इन्हीं वनों का है। तो भारत में सर्वाधिक व्यावसायिक उपयोग, भारत में सर्वाधिक व्यावसायिक उपयोग इन्हीं वनों का है। भारत में सर्वाधिक व्यावसायिक उपयोग इन्हीं वनों का है, इन्हीं वनों का है, इन्हीं वनों का है। भारत में सर्वाधिक व्यावसायिक उपयोग इन्हीं वनों का है। ठीक है, तो ये कुछ खास बातें आपको याद रखनी है। ये हो गई आर्द्र, आर्द्र मानसूनी पतझड़ी वन। वर्षा कितनी हो गई? तो 100 से 200 सेंटीमीटर। आगे लिखेंगे शुष्क, बी पॉइंट, शुष्क मानसूनी पर्णपाती वन। शुष्क मानसूनी, बी पॉइंट, शुष्क मानसूनी पतझड़ी वन, शुष्क मानसूनी पतझड़ी वन। ए आर्द्र था, बी है शुष्क, शुष्क मानसूनी पतझड़ी वन, शुष्क मानसूनी पतझड़ी वन, शुष्क मानसूनी पतझड़ी वन। उसमें आप लिखो शुष्क मानसूनी पतझड़ी वन में लिखो वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर। याद रखना है ये आंकड़ा, वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर। अब मैं यहां कहीं कोई मेंशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको यह पूछे कि कौन सी वर्षा रेखा, कौन सी वर्षा रेखा सदाबहार और मानसूनी वनों का निर्धारण करती है। यदि आपके सामने यह प्रश्न आ गया कि कौन सी वर्षा रेखा सदाबहार वन और मानसूनी वनों के बीच में सीमा या निर्धारण करती हैं, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा में कौन से अपने सदाबहार वन मिलेंगे, और 200 सेंटीमीटर से कम में कौन से मिल रहे? मानसूनी पतझड़ी वन मिल रहे हैं। तो कौन सी वर्षा रेखा हो गई? 200। यहां पर आप देखो कौन सी वर्षा रेखा, कौन सी वर्षा रेखा ऐसी है जो शुष्क और आर्द्र मानसूनी वनों का निर्धारण करती है। तो 100 सेंटीमीटर से कम है या ज्यादा है तो यहां पर आर्द्र, कम है तो क्या है? शुष्क है। तो 100 सेंटीमीटर शुष्क और आर्द्र मानसूनी वनों का निर्धारण करती है। क्या यह मेरी बात समझ में आई आपको? मैं पहली बात क्या बोला? 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर से अधिक है तो क्या है? सदाबहार। कम है तो क्या है? मानसूनी। फिर बात की मानसूनी में भी कौन सी? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो क्या है? आर्द्र। 100 सेंटीमीटर से कम है तो क्या है? शुष्क। ये दो बातें हैं, ये दो बातें आप चाहो तो मैं इसके जस्ट नीचे लिखवा भी दूंगा। चलो कोई बात नहीं, अभी आपने शुष्क मानसूनी पर्णपाती वनों की हेडिंग लिखी है 70 से 100 सेंटीमीटर। प्रमुख वृक्ष लिखना, प्रमुख वृक्ष लिखना, लिखो अक्सलवुड, अमलतास। ये दोनों एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। अक्सलवुड, अमलतास, अक्सलवुड, अमलतास, अक्सलवुड, अमलतास। ऐसा नहीं है अमल खा के ताश खेल रहे, अमलतास पेड़ होता है, देखा भी होगा आप साथियों ने। ठीक है। फिर है नीम, पलास, पलास, पलास मतलब फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, पलास, पलास।
अब नीचे लिखना है स्टार करके इसमें। अब इसमें नीचे लिखना प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र में लिखो बिहार और प्रायद्वीपीय पठार का आंतरिक भाग, बिहार और प्रायद्वीपीय पठार का आंतरिक भाग, बिहार और प्रायद्वीपीय पठार का आंतरिक भाग, आंतरिक भाग, आंतरिक भाग में क्यों? क्योंकि यहां से जैसे मानसून बारिश करते हुए जाएगा तो सर्वाधिक तो किनारों पे करेगा, फिर थोड़ा कम यहां पर करेगा, और जितना अंदर जाएगा उतनी वर्षा कम होगी मानसून के लिए। इसलिए आंतरिक भागों में कौन से वन मिलते हैं? शुष्क वन। तो शुष्क वन प्रायद्वीपीय भारत के आंतरिक भागों में मिलते हैं। समझना कथन को, अब वो रटने वाला छोड़ो, आप समझना कि शुष्क वन प्रायद्वीपीय पठार या भारत के आंतरिक भागों में मिलते हैं, ये कथन हो गया। और कारण, मानसून आंतरिक भागों तक पहुंचते पहुंचते शुष्क हो जाता है। मानसून क्या हो जाता है? शुष्क। यानी कि मानसून सबसे पहले यहाँ ज्यादा बारिश करवाता है, इसके बाद यहाँ थोड़ी कम करवाता है, इसके बाद यहाँ देखो तो बिल्कुल कम करवाता है। तो ये क्या हुआ कि जैसे जैसे मानसून भारत के आंतरिक भागों में जाएगा बारिश की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जैसे आंतरिक भागों में गया, आंतरिक भागों में कौन से वन मिलेंगे आपको? ये शुष्क मानसूनी पतझड़ी वन। तो भारत के आंतरिक भागों में शुष्क मानसूनी पतझड़ी वन मिल रहे हैं, ठीक है। भले ये पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग में मरुस्थलीय वन मिल रहे हैं, लेकिन आंतरिक भागों में किस टाइप के वन मिल रहे हैं आपको? तो पतझड़ी शुष्क वन मिल रहे हैं। नीचे लिखेंगे भारत में सर्वाधिक वन, भारत में सर्वाधिक वन शुष्क मानसूनी पर्णपाती पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक वन शुष्क मानसूनी पर्णपाती प्रकार के हैं। भारत में सर्वाधिक वन मतलब सर्वाधिक क्षेत्रफल पर एक बात चल रही है यहाँ पे। सर्वाधिक वन शुष्क मानसूनी पर्णपाती प्रकार के हैं, शुष्क मानसूनी पर्णपाती प्रकार के हैं, शुष्क मानसूनी पर्णपाती प्रकार के हैं, शुष्क मानसूनी पर्णपाती प्रकार के हैं। क्लियर हो गया? अब वो दो बातें मैं नीचे लिखवाई देता हूं, 200 सेंटीमीटर वाली और 100 सेंटीमीटर वाली। तो नीचे लिखेंगे, आप लिखिएगा 200 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 200 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 200 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर वर्षा रेखा सदाबहार व मानसूनी वनों के मध्य, मध्य मत लिखना, सदाबहार व मानसूनी वनों का निर्धारण करती हैं। 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 सदाबहार व मानसूनी वनों का निर्धारण करती हैं, करती हैं। फिर आप लिखेंगे, फिर लिखिएगा नेक्स्ट 100 सेंटीमीटर वर्षा, 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा आर्द्र व शुष्क मानसूनी वनों का निर्धारण करती हैं। आर्द्र व शुष्क मानसूनी वनों का निर्धारण करती हैं। आर्द्र व शुष्क मानसूनी वनों का निर्धारण करती हैं। आर्द्र व शुष्क मानसूनी वनों का निर्धारण करती हैं। आर्द्र व शुष्क मानसूनी वनों का निर्धारण करती हैं। ठीक है, मानसून पढ़ेंगे तो इसके साथ में रिलेटेड करके प्रश्न यही आएगा कि भारत के आंतरिक भागों में शुष्क मानसूनी वन पाए जाने का कारण क्या है? क्योंकि मानसून भी क्या हो जाता है? शुष्क हो जाता है, रिक्त हो जाता है, उसके पास में ऐसे पानी की मात्रा जलवाष्प कम हो जाती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। क्या याद रहेंगे? मैं कहूंगा कि ज्यादा मैंने कोई वृक्ष नहीं लिखवा दिए हैं, ठीक है। वैसे तो मेरे को पता है कि आपके घर के आसपास के वृक्षों के नाम भी आप देसी भाषा के अलावा नहीं जानते हैं, तो ये चीजें हैं। लेकिन फिर भी आपको ये वाले पेड़ याद रखने हैं, अक्सल, वुड और अमलताश। किसके हैं? तो शुष्क मानसूनी पतझड़ी वन के। साल, सागवान, शीशम, चंदन, ठीक है, आम, ये सब किसके हो गए? तो ये आर्द्र मानसूनी पतझड़ी वनों के प्रकार हो गए।
तो ये कुछ वन हो गए। चंदन के वन ज्यादा कहाँ पे? कर्नाटक में। याद रखिएगा सागवान के वन ज्यादा कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। शीशम के वन ज्यादा कहाँ पर? तो शीशम के वन कहाँ पे हो जाएंगे आपके? ठीक है, शीशम के वन कहाँ हो जाएंगे? बोलो, कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ हो जाएंगे? हाँ हाँ, कॉल करता हूँ 5:30। हाँ, तो ये हो गया हमारा दोनों प्रकार के वन। तो भारत के सभी बड़े वन हमने कंप्लीट कर लिए। अब छोटे छोटे वन और रहेंगे। किसी का कोई भी प्रश्न हो तो बता सकते हैं आप इसमें भी। ठीक है, कोई प्रश्न, कोई कंफ्यूजन किसी भी तरीके का? ठीक है, कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं हम। चल, अब नेक्स्ट वनों की बात करते हैं। लास्ट में हम रिवीजन भी करेंगे, लास्ट में एक बार रिवीजन कर लेंगे। नेक्स्ट वनों की बात करें, ये 4 बायोडाइवर्सिटी थे, कल हमने कंप्लीट कर ही लिया था। इसको हमने कल कंप्लीट कर ही लिया था। चलो, अब नेक्स्ट हम मैग्रोवे वनों की बात करते हैं, फिर पर्वतीय वनों की बात करेंगे। तो उससे पहले एक छोटा सा वन है, उसकी बात कर लेते हैं। शुष्क वन, या शुष्क वनों को हम कहेंगे, शुष्क वनों को कहेंगे यहाँ पर मरुद्भिद प्रकार के वन। कौन से वन? मरुद्भिद प्रकार के वन। और मरुद्भिद प्रकार के वनों को और क्या कह सकते हैं? तो मरुद्भिद प्रकार के वनों को हम कह सकते हैं जीरोफाइट प्रकार की वनस्पति। कौन सी वनस्पति कह सकते हैं? जीरोफाइट प्रकार की वनस्पति, या जीरोफाइट प्रकार की वनस्पति, यानी कि ऐसी वनस्पति जो कांटेदार हैं। ठीक है, कैसी हैं? कांटेदार हैं। इसलिए इन वनों को हम क्या कह सकते हैं? तो कांटेदार वन भी कह सकते हैं। कौन से वन कहेंगे? कांटेदार वन भी कह सकते हैं। तो ये वन कहां पर मिलते हैं? आपको पता चल ही गया होगा। ये 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले एरिया में। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा यदि राजस्थान के संदर्भ में देखें तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के सारे सारे कौन सी पर्वतमाला है? अरावली पर्वतमाला। अरावली के पूर्व में कौन सा हो गया? कौन सा हो गया अरावली के पूर्व में? तो अरावली के पूर्व में कौन सा हो गया? तो ये वाला भाग हो गया पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल के साथ ये गुजरात का कच्छ वाला एरिया हो गया। कच्छ के साथ में यहाँ कौन सा हो गया? विदर्भ, महाराष्ट्र का विदर्भ वाला क्षेत्र, और इधर से तेलंगाना वाला क्षेत्र। तो इन सभी जगह पर कौन से वन मिलेंगे आपको? कौन से वन? तो एरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है। या इंपॉर्टेंट याद क्या रखना है? एरिया सबसे महत्वपूर्ण याद रखना है। ये चीजें हैं। तो चलो, इसके अंतर्गत तो हम वनस्पति तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्षेत्र एरिया ज्यादा याद रखना है। तो क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी पंजाब। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी क्या हो जाएगा? पंजाब प्लस हरियाणा हो जाएगा। दक्षिणी पश्चिम पंजाब प्लस हरियाणा। पश्चिमी मध्य प्रदेश दिया हुआ है क्लास 9th की किताब के अंदर, तो हमको लिखना रहेगा। इसके साथ में हम और बात करें तो क्या हो जाएगा? तो पश्चिमी राजस्थान है ही, पश्चिमी राजस्थान है ही। उत्तरी गुजरात हो जाएगा, उत्तरी गुजरात हो जाएगा। इसके साथ तेलंगाना, तेलंगाना का कुछ भाग हो जाएगा। और विदर्भ कहां पर है? तो महाराष्ट्र के अंदर। भारत में इन जगह पर कैसे वन मिलते हैं? केवल शुष्क वन। शुष्क पतझड़ी और शुष्क वनों में अंतर है, ध्यान रखना। शुष्क पतझड़ी वनों की बात करें, शुष्क पतझड़ी वनों की बात करें तो शुष्क पतझड़ी वन कहां पर मिल रहे हैं? तो शुष्क पतझड़ी वन मिल रहे हैं आपको केवल और केवल, ठीक है, राजस्थान के पश्चिम भाग, मध्य पश्चिम, यहाँ पर, सॉरी मैं बात उल्टा बोल गया। शुष्क पतझड़ी वन जो है वो 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले एरिया में मिल रहे हैं। तो इसको लिखो, आप एक बार लिखो, लिखो। शुष्क वन ऑब्लिक मरुद्भिद वन, शुष्क वन ऑब्लिक मरुद्भिद वन, शुष्क वन ऑब्लिक मरुद्भिद वन, ऑब्लिक जीरोफाइट ऑब्लिक कांटेदार वन, ऑब्लिक जीरोफाइट ऑब्लिक कांटेदार वन, जीरोफाइट ऑब्लिक कांटेदार वन, जीरोफाइट ऑब्लिक कांटेदार वन, जीरोफाइट ऑब्लिक कांटेदार वन, जीरोफाइट ऑब्लिक कौन से हो गए? कांटेदार वन। वर्षा लिखना 50 सेंटीमीटर से कम, 50 सेंटीमीटर से कम, वर्षा लिखना 50 सेंटीमीटर से कम, 50 सेंटीमीटर से कम। फिर लिखना क्षेत्र, क्षेत्र महत्वपूर्ण है,
क्षेत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो क्षेत्र के बारे में लिखेंगे। क्षेत्र के बारे में आप लिखिएगा पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। मैंने टेलीग्राम चैनल पर कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 की राजस्थान डाल रखी है, शायद आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन राजस्थान जीके और खास करके हिस्ट्री कल्चर तो वहीं से क्लियर करना आप, ठीक है। क्योंकि ये है कि ठीक है, कोचिंग के अंदर क्या होता है, मोटिवेशन रहता है, कोचिंग के अंदर क्या रहता है कि टाइम बाउंडेशन के साथ में हम एक्टिवनेस होती है हमारे अंदर, और इसके साथ में थोड़ा माहौल मिलता है, गाइडेंस मिल जाता है, एक ऊर्जा बनी रहती है, एक बात समझ में, और ऊर्जा के साथ में कुछ आइडिया मिल जाते हैं। लेकिन स्टडी, सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप आपसे संबंधित जो भी टॉपिक हैं उन टॉपिक को टेलीग्राम चैनल पर जाइए, और टेलीग्राम चैनल के ऊपर कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 की राजस्थान अध्ययन के पूर्व की किताबें मैंने डाल रखी है पूरी, जो पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर की थी, तो उनका अध्ययन जरूर करना। अभी आप देख रहे हो कि हिस्ट्री कल्चर के अंदर अटपटे से प्रश्न आ रहे हैं, तो वो सब वहां से आ रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो चलो, प्रमुख क्षेत्र में पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान अभी नहीं जाना, बाद में। पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के बाद लिखना दक्षिणी पश्चिमी पंजाब व हरियाणा, दक्षिणी पश्चिमी पंजाब और हरियाणा, दक्षिणी पश्चिमी पंजाब व हरियाणा, दक्षिण पश्चिम पंजाब व हरियाणा। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पक्ष तो नहीं रहा है लेकिन लिखना पड़ेगा आपको, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश। फिर लिखना उत्तरी गुजरात, कच्छ वाला क्षेत्र, उत्तरी गुजरात मतलब कौन सा हो गया, कच्छ वाला, उत्तरी गुजरात। फिर लिखना तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना के साथ में लिखना विदर्भ महाराष्ट्र, विदर्भ महाराष्ट्र का जिला है, विदर्भ महाराष्ट्र, विदर्भ महाराष्ट्र, विदर्भ कहां पे है, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, तो विदर्भ महाराष्ट्र में हो जाएगा। तो इतनी बातें भारत के अंदर शुष्क और मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति की याद रखनी है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। वृक्ष लिखने हो तो लिख लो, बेर, बबूल, घास, झाड़िया, ठीक है, जितना भी लिखना चाहो, धोकड़ा, खेजड़ी, सब इसमें ही आते हैं। तो आप लिखो प्रमुख वृक्ष में बेर, बबूल, बेर, बबूल, बबूल। आजकल तो बबूल जानते भी नहीं है, वो बबल जानते हैं, केवल बबल, ठीक है, बबूल तो पता ही नहीं है। अरे गांव के अंदर जब, ठीक है, छोटे हुआ करते थे और बबूल के ऊपर जो गम होता था, ठीक है, वो खाने का मजा ही कुछ और होता था। किन किन साथियों ने खाया हुआ है, बिल्कुल, तो फिर तो आप जमीन से जुड़े हुए हो, ठीक है। यह होती है कि बात, हालांकि सबको अपना बचपन और अपनी पुरानी बातें याद करके जो समायोजन और जो संतुष्टि मिलती है उसका कोई सानी नहीं है, ठीक है। हम जो भविष्य में झांक के या वर्तमान में जी के इतना आनंदित नहीं हो सकते जितनी हम पूर्व की जो बातें हैं, चाहे वो बचपन से रिलेटेड हो या कोई और, लेकिन उसमें आनंद ज्यादा मिलता है। और जब दो साथी बचपन के मिल जाते हैं और उसके बाद जब गपशप करते हैं तो उसमें 99% बातें, क्या कर रहा है आजकल, तू कहाँ है, तू कहाँ है, इतना बात हो गई। इसके बाद हम दोनों जहां पर एक साथ थे वहीं की बातें होती है, ठीक है। तो ये एक मानव, ठीक है, साइकोलॉजिकल सिस्टम है अपना पूरा, और वहीं पर हमको सबसे ज्यादा आनंद भी प्राप्ति होती है। तो बेर, बबूल, घास, झाड़िया, बेर, बबूल, घास और झाड़िया, ठीक है। ये गम नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया, आपने कुछ नहीं खाया, किन किन ने नहीं खाया वो देख लेना आप, ठीक है। बबूल का मतलब गम नहीं खाया, वो थैला उठाकर हम चले आते हैं, धावड़ी का गोंद, बबूल का गोंद, तो वो वास्तव में ओरिजिनल है कि नहीं है, पर ओरिजिनल हमने चखा हुआ है। आई बात समझ में, ओरिजिनल हमने चखा हुआ है। तो चलो कोई बात नहीं, हम ज्यादा भावुक ना होते हुए सीधा आगे बढ़ते हैं। ये हो गए हमारे कौन से शुष्क वन, कौन से वन हो गए, शुष्क वन। अब हम चलते हैं एक महत्वपूर्ण वन, जिसकी वन रिपोर्ट के अंदर मैं विशेष चर्चा करने वाला हूं। ये वन है मैग्रोवे प्रकार के वन। कौन से वन है, दलदली वन, इनको वन कहते हैं, डेल्टाई वन कहते हैं, या इनको ज्वारीय वन कहा जाता है, या फिर इनको कहते हैं, ठीक है, कीचड़ या दलदली वन कहा जाता है। ये वन कहां पर मिलेंगे, तो आपको देखकर पता चल रहा होगा कि इनकी जड़ें जैसी दिख रही है, ये बिल्कुल पानी वाले एरिया के अंदर है,
यानी कि ये समुद्र के किनारे पर मिलते हैं। ये कहां पर मिलेंगे आपको? समुद्र के किनारे पर मिलेंगे। और समुद्र के किनारे पे क्या होते हैं? तो नदी के डेल्टा होते हैं। क्या होते हैं? नदी के डेल्टा। ये वाला जो डेल्टाई क्षेत्र है वो सुंदरवन डेल्टाई क्षेत्र का कोई पेड़ या वृक्ष है। तो उसके अंदर हम बात करें कि भारत के अंतर्गत, भारत में जैसे कुछ नदियां यहाँ पर, और सबसे ज्यादा पूर्वी भारत के अंदर, फिर गुजरात के अंदर भी गिर रही है, आंध्र प्रदेश में केजी डेल्टा बन रहा है। तो डेल्टाई क्षेत्र में बार बार, डेल्टाई क्षेत्र में क्या है कि ये तट से दूर यहाँ पर वनस्पति मिलती है। जब यहाँ पर वनस्पति मिलती है तो ऐसे में जब कोई तेजी से चक्रवात आ रहा है, तेजी से भारत की ओर चक्रवात आ रहा है, तो चक्रवातों को सबसे पहले इन वनों का सामना करना पड़ता है। तो ये चक्रवात बहुत धीमे हो जाते हैं। तो चक्रवातों से भारत की मुख्य भूमि या तटीय सीमा पर चक्रवातों की सुरक्षा के लिए कौन से वन जाते हैं? तो मैंग्रोवे वन जाने जाते हैं। तो मैंग्रोवे वन कहां पर मिलेंगे? डेल्टाई क्षेत्र में। मैंग्रोवे वन किस टाइप के होते हैं? ज्वारीय। ज्वार मतलब चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से पानी का ऊपर उठना क्या कहलाता है? ज्वार। और ज्वार का पानी जिनकी जड़ों में रहता है उसी एरिया के अंदर कौन से वन मिलेंगे आपको? ज्वारीय वन मिलेंगे। इसी टाइप में ये लगभग पानी के अंदर ही उगे हुए रहते हैं। ठीक है, तो इन वनों के अंदर कौन कौन से वन सबसे इंपॉर्टेंट है? सुंदरी वन इंपॉर्टेंट है। और कौन सी है? पाई वन है। और कौन सी है? राइजोफेरा नाम का कोई वनस्पति है। एक दो और भी हैं। ठीक है, एक दो और भी हैं। मैग्लेनिया, इस टाइप से मैग्लेनिया करके एक वृक्ष है। तो उन वृक्षों के बारे में हम बात कर भी लेंगे। मैग्लेनिया या मैग्लेनिया करके एक वृक्ष और है। तो इन वृक्षों के अंदर सुंदरी वृक्षों की अधिकता के कारण यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टे का नाम क्या नाम लेते हैं हम? सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। कौन सा डेल्टा कहते हैं? सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। और मैंने आपको यहाँ पर शायद बताया हो या नहीं बताया हो, मैं देख लेता हूं। इसको जानते हो? ये कौन है? ये कोई डॉगी नहीं है। ठीक है, ये कौन है? बोलो, ये कौन है? ब्लैक पैंथर। वेरी गुड। कौन सा है ये? ब्लैक पैंथर है। और ब्लैक पैंथर कहां पर आते हैं? तो कर्नाटक में मिलते हैं। कहां पे मिलते हैं? कर्नाटक में। इसी तरीके से एक बहुत महत्वपूर्ण पैंथर या बाघ जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बोलो वो कौन सा होना चाहिए जो सुंदरवन में मिलता है? बोलो कौन सा होना चाहिए? द रॉयल बंगाल टाइगर। कौन सा होना चाहिए? द रॉयल बंगाल टाइगर। द रॉयल बंगाल टाइगर कहां पर मिलता है? तो द रॉयल बंगाल टाइगर यहीं पर मिलेगा। बंगाल टाइगर यहीं पर मिलेगा। तो ये विशेष ध्यान रखना है आपको। ठीक है, द रॉयल बंगाल टाइगर कौन से वनों के अंदर मिलता है? तो सुंदरवन के अंदर मिलता है। अच्छा, सुंदरवन डेल्टा कौन सी दो नदियों का है? तो गंगा प्लस कौन सी नदी का है? ब्रह्मपुत्र नदी का है। ये पश्चिम बंगाल कौन से स्टेट के पास आता है? पश्चिम बंगाल। तो पूर्वी घाट पर अगर देखें तो सर्वाधिक मैंग्रोवे वन कहां पर मिलेंगे? पश्चिम बंगाल में मिलेंगे। इसके बाद देखें तो कहां पर मिलेंगे? गुजरात के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके बाद देखने को मिलेंगे तो कहां पर? तो आंध्र प्रदेश तट पर। तो गुजरात में हम बात करते हैं डेल्टाई क्षेत्र में माही, साबरमती और भी बहुत सारी नदियां वहां पर डेल्टा बनाती हैं। इधर से आंध्र, अच्छा, जहां डेल्टा बनता है वहीं पर ये वन मिल रहे हैं। जहां डेल्टा बनता है वहीं पर ये वन मिल रहे हैं। तो ये थोड़ी चीजें ध्यान रखनी है। लेकिन एनसीईआरटी को और गंभीरता से पढ़ो आप, और गंभीरता से पढ़ो तो इसके अंदर ये देखने को मिल रहा है कि नर्मदा घाटी में भी मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं? नर्मदा घाटी में भी ज्वारीय वन मिलते हैं। यानी कि नर्मदा भले डेल्टा नहीं बनाती है लेकिन अंदर तक पानी आ जाता है। 27 किलोमीटर तक अंदर तक पानी आ जाता है समुद्र के अंदर से नर्मदा नदी में। तो उसकी जो घाटियों का किनारे वाला क्षेत्र है वहां पर भी तैरते हुए इस टाइप के वन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इतने गंभीर क्यों लग रहे हो आप मेरे को? ठीक है, ऐसा तो क्या ही कर दिया। ऐसा थोड़ी है कि बस बिल्कुल ध्यान रखना, कहीं पे भी जहाज डूबना नहीं चाहिए। ठीक है, अभी समुद्र की बात चल रही है ना? दरिया की तलाश है तो दरिया में, ठीक है, किनारा छोड़ के दरिया के अंदर तो उतरना ही पड़ेगा। यूं किनारे पर बैठे बैठे तो काम होगा नहीं। ठीक है, और दरिया की आपको चाहत है तो उतरो। किनारे पे बैठे बैठे क्या दरिया देखते हो? तो इसके अंदर जाना पड़ेगा। तो लिखो आप मैंग्रोवे वन, डेल्टाई, ज्वारीय या दलदली वन लिखो। इसके अंदर लिखो, ये वन समुद्र तट ऑब्लिक डेल्टाई क्षेत्रों में, ये वन समुद्री तट ऑब्लिक डेल्टाई क्षेत्रों में
मिलते हैं, डेल्टाई क्षेत्रों में मिलते हैं, डेल्टाई क्षेत्रों में मिलते हैं। फिर लिखो नेक्स्ट आर करके प्रमुख क्षेत्र लिख लो, सीधा प्रमुख क्षेत्र लिख लो। प्रमुख क्षेत्र पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट गुजरात, पश्चिमी घाट गुजरात, सॉरी पश्चिम बंगाल बोलना था, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल गुजरात, गुजरात, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के साथ में लिखना 3 लिख लिए गे, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। प्रमुख वृक्ष में लिखो सुंदरी पाई राइजोफेरा, सुंदरी पाई राइजोफेरा, राइजोफेरा। ठीक है, तो सुंदरी सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी भी और हैं तो बस इतना ही लिखो आप। तो सुंदरी पाई राइजोफेरा, सुंदरी पाई राइजोफेरा। सोनेलेशिया भी करके एक वृक्ष है और, ठीक है, तो इतने लिख लो आप। तो फिर लिखो, अच्छा प्रमुख क्षेत्र जो लिख रहे थे उसके ये सब काम कंप्लीट हो गया, इसके नीचे स्टार करके लिखो ये वन गंगा ब्रह्मपुत्र कृष्णा गोदावरी, अलग से लिख रहे हो ये वन गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र, कृष्णा गोदावरी, व नर्मदा कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा व नर्मदा ताप्ती घाटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व नर्मदा ताप्ती घाटी में, नर्मदा ताप्ती घाटी में मिलते हैं, 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 नर्मदा ताप्ती घाटी में मिलते हैं। ठीक है, तो ये काम हो गया आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट। नर्मदा ताप्ती घाटी क्यों? क्योंकि वो क्या नहीं बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। आप आगे नदियां पढ़ोगे उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ये जो 2 पेड़ और एक्स्ट्रा पढ़ने को मिलते हैं, हेरोटेरिया और सोनेरेशिया, तो लिख सकते हो आप हेरोटोरिया और सोनेरेशिया। याद रहे तो अच्छी बात, नहीं तो श्रद्धा के अकॉर्डिंग पढ़ लेना है कि आपको बहुत ज्यादा ही श्रद्धा हो रही है कि ना इसको तो कंप्लीट करना ही है, तो फिर पढ़ना ही है। तो सुंदरी पाई के अलावा राइजोफेरा लिखा था, इसके अलावा हेरोटेरिया और सोनेरेशिया, ये पेड़ के नाम है, पेड़ के नाम है। ठीक है, अंतिम बात मैग्रोवे वन में लिखेंगे, मैग्रोवे वन, मैग्रोवे वन, मैग्रोवे वन चक्रवातों से तटों की सुरक्षा करते हैं। मैग्रोवे वन चक्रवातों से तटों की सुरक्षा करते हैं। चक्रवातों से, तट यानी कि किनारा, चक्रवातों से तटों की सुरक्षा करते हैं। मतलब अगर प्रश्न उल्टा आ गया तो आप ध्यान रखना कि इन वनों को सर्वाधिक नुकसान किससे है, तो चक्रवातों से, क्योंकि सबसे पहले लड़ना किसको है, मैग्रोवे वन को ही लड़ना चक्रवात से, तो सर्वाधिक नुकसान भी किससे है, चक्रवातों से ही है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर हो गई मैग्रोवे वनस्पति कंप्लीट। पश्चिम बंगाल के बाद गुजरात हो गया, फिर आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो ये काम कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं पर्वतीय वनों में, हम चलेंगे पर्वतीय, अंतिम वन पढ़ते हैं कौन से, पर्वतीय वन। और पर्वतीय वन के अंतर्गत 2 प्रकार से पढ़ना है हमको। ठीक है, पर्वतीय वनों के अंदर 2 प्रकार से पढ़ना है। फिर सारे पेड़ आपको मैं बाद में बता दूंगा,
एक बार हम पर्वतीय वन हेडिंग लिखते हैं। तो पर्वतीय वन के अंदर पर्वतों पर क्या है कि वनों की ऊंचाई के अनुसार वनों का प्रकार चेंज हो जाता है, इसलिए हम अलग से पढ़ रहे हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय वनों में भी मैं साउथ इंडिया के वन अलग से पढ़ाऊं, दक्षिणी दक्षिणी भारत के अंदर पर्वतीय वन, और दक्षिणी भारत के बाद हम उत्तरी भारत या हिमालय के पर्वतीय वन की बात करेंगे। तो उत्तरी भारत की बात अलग से करते हैं, साउथ इंडिया की बात अलग से करेंगे। चलो, दक्षिणी भारत के अंदर, साउथ इंडिया के अंदर अपन देखें तो यहाँ पर ये वाला भाग आपने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया ही है। पश्चिमी घाट वाला, खास करके ये वाला क्षेत्र, जहां पर आप सभी को नीलगिरी की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां, ठीक है, और सतपुड़ा में भी कुछ सतपुड़ा के अंदर भी, तो ये चीजें जहां ज्यादा ऊंचाई है तो 900 मीटर से ज्यादा ऊंची, ठीक है, ऐसा एरिया जहां पर 900 मीटर से ज्यादा ऊंचाई है, वहां पर किस टाइप के वन मिलते हैं? तो पर्वतीय वन मिलते हैं। तो पहली चीज तो हमें ध्यान रखनी है कि 900 मीटर से अधिक ऊंचे जो धरातल हैं वहां पर किस टाइप के मिलते हैं? तो शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं। किस टाइप के वन मिलते हैं? भारतवर्ष की बात चल रही है, ये ओवरऑल नहीं है, ध्यान रखना। कोई साथी ऐसे कमेंट नहीं कर ले कि नहीं सर शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की शर्त ये नहीं है। तो मैं आपको केवल और केवल इंडिया के साउथ वाले पार्ट के लिए बात कर रहा हूँ। 900 मीटर से अधिक ऊंचाई, यानी कि देखना पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट जबरदस्त बारिश प्राप्त कर रहा है 900 मीटर तक, कितनी? तो 200 सेंटीमीटर से भी प्लस बारिश प्राप्त कर रहा है। लेकिन 900 मीटर से ऊपर के जगह जो होंगे, 900 मीटर से ऊपर के जो जगह होंगे, ऊंचाई की ओर तापमान क्या होता है? कम। जबकि वहां पर तापमान की बात की थी 22 डिग्री सेंटीग्रेड। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 22 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं याद आ रहा है? याद है तो नहीं आ रहा हो तो दो पड़ोसी बढ़िया माथा टकराव आ जाएगा याद, ठीक है। तो ध्यान रखना 22 डिग्री सेंटीग्रेड से प्लस तापमान है, इसके बाद 200 सेंटीमीटर ज्यादा बारिश है, तो वो 900 मीटर से कम वाले ऊंचाई पर होगा। 900 मीटर से जितना ऊंचाई पे बढ़ेंगे आप, उतना उतना क्या हो जाएगा? तापमान कम हो जाएगा, क्योंकि ऊंचे जगह पर क्या होगा? तापमान कम। तो तापमान कम होने के कारण 900 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं, जिसको शालोस वन कहा जाता है। कौन से वन कहा जाता है? शालोस वन कहा जाता है। अब एक ही पहाड़ है, एक पहाड़ पर ऊंचाई पर अलग वन है, यहां पर कम वन है, तो हम कैसे चेक करें? कैसे चेक करें कि ये पहाड़ कौन से हैं? तो हम उनका डीएनए चेक करना पड़ेगा। हमको क्या चेक करना पड़ेगा? उनका डीएनए चेक करना पड़ेगा, तब जाकर हमको पता चलेगा कि ये कौन कौन से पेड़ हैं। तो देवदार हैं, देवदार के साथ कौन सा है? नीलगिरी है, और नीलगिरी के साथ में कौन सा है? आबूनस है, ठीक है। कौन सा है? आबूनस है। तो ये जितने के जितने वन हैं वो वन कौन से हो गए? डीएनए शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन हो गए, ठीक है। कौन से हो गए? शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन हो गए। तो देवदार, नीलगिरी और आबूनस कौन से हो गए? तो डीएनए शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की लकड़ी हो गई। इनका भी व्यावसायिक उपयोग ज्यादा होता है। व्यावसायिक उपयोग क्या होता है? ज्यादा। लेकिन भारत में ये वन बहुत कम मिलते हैं। नीचे के एरिया में तो आपको घने व जंगल मिल गए, ऊपर के एरिया में क्या मिल रहे हैं? ऊपर के एरिया में आपको शीतोष्ण कटिबंधीय वन मिल रहे हैं, तो ऊपर से काट के लाओ कैसे? एक बात समझ में। तो ऐसे में इन वनों का हमारे यहाँ पर व्यावसायिक उपयोग ओवरऑल वर्ल्ड में ज्यादा होता है। जैसे कनाडा के अंदर ये सबसे ज्यादा उपयोग होता है, व्यावसायिक उपयोग। लंबर जैक कहते हैं, कनाडा के अंदर एक शब्द है लंबर जैक। लेकिन हमारे भारतवर्ष की बात करो तो इनका व्यावसायिक उपयोग हमने इसीलिए कम लिखा है, जबकि ज्यादा किसका लिखा है हमने? आर्द्र मानसूनी पतझड़ी वनों का लिखा है। तो आपको याद रखना है डीएनए फॉर देवदार, नीलगिरी और आबूनस वृक्षों को, ये शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, इनको शालोस वन कहा जाता है। और साउथ इंडिया की वे जगह जहां पर ये वन मिलते हैं, तो पश्चिमी घाट का उत्तरी बिंदु जिसको नीलगिरी कहा जाता है, दो बेटा, कौन सा? दो बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दो बेटा। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, ठीक है। इसके अलावा सतपुड़ा में भी कभी कभी मिल जाते हैं। और नीलगिरी पर्वत, पश्चिमी घाट, इस जगह पर आपको कौन से वन मिलेंगे? तो शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मिलेंगे। तो हम कहेंगे कि पश्चिमी घाट कहो, चाहे ये कर्नाटक केरल का भाग कहो, कौन सा? कर्नाटक और केरल का भाग कहो, यहाँ पर इन वनों को क्या कहा जाता है? शालोस वन कहा जाता है। ये खास शब्द है आपके लिए, तो याद रखना। लिखो पर्वतीय वन में ए पॉइंट दक्षिणी भारत के वन या दक्षिणी भारत के पर्वतीय वन।
दक्षिणी भारत के पर्वतीय वन, दक्षिणी भारत के पर्वतीय वन। समझ में तो आ रहा है? ठीक है। तापमान लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, तापमान लगातार बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी खुद को कूल रहना है। चलो लिखो, दक्षिण भारत, स्टार करके लिखना, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में 900 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भूभाग पर, 900 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भूभाग पर, 900 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भूभाग पर, भूभाग पर 900 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भूभाग पर शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं। फिर लिखो, जिन्हें 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 पश्चिमी घाट पर, जिन्हें पश्चिमी घाट पर, पश्चिमी घाट पर शालोस कहा जाता है, जिन्हें पश्चिमी घाट पर शालोस कहा जाता है, जिन्हें पश्चिमी घाट पर शालोस कहा जाता है, शालोस कहा जाता है, जिन्हें पश्चिमी घाट पर शालोस कहा जाता है, पश्चिमी घाट पर शालोस कहा जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो, पश्चिमी घाट पर शालोस कहा जाता है। नेक्स्ट लिखो, प्रमुख वृक्ष लिखना, प्रमुख वृक्ष कैसे पहचानो भाई साहब, एक ही पहाड़ पर है तो हम डीएनए जांच करेंगे। कौन सी जांच करेंगे? डीएनए। तो प्रमुख वृक्ष में डीएनए, प्रमुख वृक्ष में क्या याद करना है? डीएनए। शॉर्ट ट्री के ध्यान रखना, डीएनए, प्रमुख वृक्ष डीएनए। डी फॉर देवदार, देवदास मत लिख देना, ठीक है। डी फॉर क्या है? देवदार है, ठीक है, देवदार। फिर नीलगिरी, ठीक है, फिर नीलगिरी। ऐसा नहीं अपनी कहानी लिखते रहो। फिर लिखना आबूनस, फिर लिखना आबूनस, आबूनस, देवदार, नीलगिरी और आबूनस, देवदार, नीलगिरी और आबूनस। ओके, तो ये काम हो गया हमारे यहाँ। प्रमुख क्षेत्र लिख लो, प्रमुख क्षेत्र लिख लो। प्रमुख क्षेत्र पश्चिमी घाट, नीलगिरी, अन्नामलाई, लिखते रहो एक एक। पश्चिमी घाट, नीलगिरी, अन्नामलाई, अन्नामलाई, सतपुड़ा लिख लो, भले लिखना है तो लिख लो सतपुड़ा, बाकी सतपुड़ा छोड़ दो उसको, सतपुड़ा में इतना नहीं मिलता। अन्नामलाई, नीलगिरी, ठीक है, यहीं पर नीलगिरी, अन्नामलाई। एक पहाड़ी लिखना हो तो लिख लो पालनी की पहाड़ी, जरूर है, पालनी, पालनी की पहाड़ी। अन्नामलाई कहाँ पे है? अरे अन्नामलाई कहाँ है? केरल और तमिलनाडु दोनों स्टेट में। आपको क्या ध्यान रखना है वो मैंने पहले ही बताया पढ़ते समय, कि अन्नामलाई होने के अकेला तमिलनाडु याद रह जाए, केरल और तमिलनाडु दोनों, ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। फिर लिखना पालनी की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी। ओके, ये हो गया आपका पर्वतीय वन दक्षिण भारत। याद रखना शालोस, याद रखना डीएनए, ठीक है। व्यावसायिक उपयोग क्यों नहीं? क्योंकि दक्षिण नीचे, उसी पर्वत पर नीचे क्या है? तो ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, और उसी पर्वत पर ऊपर क्या है? तो 900 से 1800 मीटर ऊंचे क्या मिलते हैं आपको? शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। और इसीलिए ये, अच्छा, घने जंगल में कोई घूमने जाता है उष्ण कटिबंधीय? अफ्रीका के जंगल में मैं घूमने जा रहा हूँ, इस बार मेरा प्लान है, ठीक है, पूरी टिकट बुक करवा दी है और मैं अफ्रीका के जंगल में घूमने जा रहा हूँ। कोई जाता है क्या? कोई नहीं जाएगा। तो यहाँ क्यों जा रहे हैं? ऊटी और वहां नीलगिरी वहां क्यों जा रहे हैं? वो हाइट पर जगह है, शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। वहां पे कौन से वन है? शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। उष्ण कटिबंधीय वनों के अंदर घूमने वाला कोई जाबाज हो तो मेरे को जरूर बात करना। चलो उत्तरी भारत के वनों की बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उत्तरी भारत के वन, उत्तरी भारत के वन। ये अंतिम बिंदु है वनों के अंदर। उत्तरी भारत के अंदर क्या है? तो उत्तरी भारत में ये हिमालय है। हिमालय के अंदर हम बात कर लेते हैं 1000 मीटर, 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई, 2000 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई, और इसके बाद में और प्लस भले 4000 हो, 5000 हो, कोई भी हो। तो यहाँ तक कौन कौन से वन मिलते हैं?
इन वनों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ हमने सदाबहार वन पढ़े ही है, ठीक है, सदाबहार वन पढ़े ही है, लेकिन सॉरी 1000 मीटर तक हमने मानसूनी वन पढ़े हैं। कौन से वन पढ़े हैं? मानसूनी वन। 1000 से 2000 मीटर पर चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन मिलते हैं, ठीक है। कौन से वन मिलते हैं? चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन मिलते हैं। चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन हो गए। इसके बाद हम बात करें ऊपर कौन से, तो कोणधारी वन हो गए। कौन से वन हो गए? कोणधारी वन। इसके बाद कौन से हो गए? अल्पाइन वन हो गए, ठीक है। कौन से वन हो गए? अल्पाइन वन। और अल्पाइन वन के बाद कौन से हो गए? तो हिमाच्छादित क्षेत्र हो जाएगा। कौन से क्षेत्र हो जाएंगे? हिम क्षेत्र हो जाएगा। तो 1000 मीटर, 1000 मीटर से 1000 मीटर से 2000 मीटर, 2000 मीटर से 3000 मीटर। देखो ऐसे इसको चित्र को मैं वापस से बना लेता हूं। पर्वत आपके सामने क्लियर हो गया होगा कि पर्वत पर जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ते जाएंगे वनों के प्रकार में चेंज आते जाएंगे। वनों के प्रकार में क्या आते जाएंगे? चेंज आते जाएंगे। तो 4000 मीटर से ऊपर कौन से क्षेत्र मिलेंगे आपको? हिम क्षेत्र मिलेंगे। फिर किस टाइप के वनस्पति मिलेगी? छोटी छोटी घास और अल्पाइन, जिसको आपने सोनमर्ग, गुलमर्ग ऐसा पढ़ा है जहां हिमालय के अंदर, ठीक है। इसके बाद कौन से वन मिलेंगे? कोणधारी वन मिलेंगे, जिसमें यही देवदार प्रकार के वन और मिलेंगे, स्प्रूस और बहुत सारे वन, जिसमें मैं भारत में सबसे लंबे लंबे वृक्ष का चित्र भी आपको दिखाऊंगा। फिर कोणधारी वन के बाद कौन से वन मिलेंगे आपको? चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन। चौड़ी पत्ती वाले कौन से वन? सदाबहार वन मिलेंगे। और इसके बाद सदाबहार वन के बाद और देखें तो यहाँ पर कौन से हैं? तो आर्द्र मानसूनी वन। कौन से वन मिलेंगे? आर्द्र मानसूनी सदाबहार वन या मानसूनी वन, ठीक है। तो ये सारे वन जो हैं उनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हिमालय के गिरिपदीय क्षेत्रों में, हिमालय के गिरिपदीय क्षेत्रों के अंदर कैसे वन मिले हैं आपको? तो आर्द्र मानसूनी पतझड़ी वन मिले हैं, या आर्द्र मानसूनी वन गिरिपदीय क्षेत्र में हमने पढ़े। क्योंकि अभी मैंने बताया था हिमालय के गिरिपथ से लेकर केरल तक कौन से वन मिलते हैं आपको? मानसूनी। और वो भी कौन से हैं? हिमालय की तलहटी में जो मिल रहे वो आर्द्र हैं। तो अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि कौन कौन से वृक्ष किस किस पेड़ के। तो यहाँ है एक कौन कौन से वृक्ष, ठीक है, किस किस प्रकार के वनों की लकड़ी है। तो ओक और चेस्टनट, ओक और चेस्टनट कहाँ के हैं? तो चौड़ी पत्ती वाले वन। कौन से हैं? चौड़ी पत्ती वाले वन। फिर देवदार हैं, देवदार के साथ में यहाँ पर सनोवर हैं, सनोवर के बाद में श्वेत सनोवर हैं, श्वेत सनोवर, सनोवर के बाद में यहाँ पर करें स्प्रूस हैं, स्प्रूस के बाद में ये सारे के सारे, ठीक है। तो ये सब वन कौन से हो गए? कोणधारी वन, जहां पर बर्फ गिरेगी लेकिन वो उन कोणधारी वनों से सीधी नीचे आ जाएगी। और इसके बाद अल्पाइन में क्या है? तो विभिन्न प्रकार की घासें हैं, लाइकेन है, ठीक है, लाइकेन है, ये सब के सब यहाँ पर उगाते हैं, जिसको आपने गुलमर्ग सोनमर्ग कहा था। एक बात समझ में? तो वो हो गए यहाँ पर घास के अंतर्गत लाइकेन या ये विभिन्न प्रकार के अल्पाइन वनस्पति। और उससे ऊपर कौन से क्षेत्र रहेंगे? हिम क्षेत्र रहेंगे। तो आप उत्तरी भारत के वनों को एक बार लिखना स्टार्ट करो, उत्तरी भारत के वनों को एक बार लिखो। लिखने के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। तो उत्तरी भारत के वनों को लिखो, लिखो, पहला स्टार करके लिखना। उत्तरी भारत में पर्वतों पर ऊंचाई के अनुसार, उत्तरी भारत में पर्वतों पर ऊंचाई के अनुसार, ऊंचाई के अनुसार वनों के प्रकारों में, ऊंचाई के अनुसार वनों के प्रकारों में विभिन्नता देखने को मिलती है। वनों के प्रकार में विभिन्नता देखने को मिलती है, विभिन्नता देखने को मिलती है, विभिन्नता देखने को मिलती है। मैं आपको फिर से बता दूं, ये वाला एनसीईआरटी के अंदर तो अलग देखने को मिल रहा है, ये ऊंचाई सब जगह अलग अलग है। तो यहाँ मैं एनसीईआरटी के अनुसार ऊंचाई नहीं लिखवा रहा हूँ, ये ऊंचाई सब जगह पर अलग अलग मिलती है। इससे संबंधित कोई प्रश्न अब तक कहीं पूछा नहीं है, एवरेज में पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखना। हमारी लाइन कंप्लीट थी, लाइन कंप्लीट थी, ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि आप इसी तरीके का एक डायग्राम बना लें और उससे आपको क्लियर हो जाएगा। समझ में आ जाएगा मेरी भाषा, लिखावट? मैंने पहले ही कहा है
मेरी राइटिंग बहुत शानदार है, ठीक है, बहुत शानदार है। मैं जानबूझकर ऐसा लिखता हूँ और ऐसा लिखते लिखते ऐसी ही हो गई अब, ठीक है, बाकी बहुत शानदार थी। देवदार हो गया, सनोवर हो गया, श्वेत सनोवर हो गया, स्प्रूस, ठीक है, कोणधारी वन। कोणधारी वनों का दूसरा नाम भी लिख लेता हूं मैं साथ में, शंकुधारी। शंकुधारी, सब पेड़ भी बता दूंगा आपको अभी, सब पेड़ बता देंगे। फिर हमारा यहाँ पर रहेगा वन्य जीव। हालांकि ग्रेड 2 के अंदर वन्य जीव नहीं है, लेकिन जो बुक्स हैं उस बुक्स में प्राकृतिक वनस्पति के साथ साथ वन्य जीव दिए ही हैं। आप कैसे ही कहोगे, जब चीम कार्बेट वन्य जीव अभ्यारण्य ने पूछ लिया, ये तो सर प्राकृतिक वनस्पति का हिस्सा नहीं है, कैसे कह सकते हो? एक बात समझ में, इसलिए आपको तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, कोई चांस नहीं है, यहाँ पर पढ़ना ही पड़ेगा। तो एक ही टॉपिक प्राकृतिक वनस्पति का, इसके बाद रहता है वन्य जीव, जिसमें मैं राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख जो भी 10-20 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है उसकी बात कर लूंगा, और वन गणना की बात कर लेंगे, कहाँ ज्यादा जंगल है, कहाँ कम जंगल है, कितने जंगल है और एरिया कितना है, ठीक है, और खास करके 1-2 नियमों की बात कर लेंगे। चलो, देवदार, सनोवर, श्वेत सनोवर, स्प्रूस। इधर लिखा ओक और चेस्टनट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओक और चेस्टनट, ठीक है, ओक और चेस्टनट, कोई नट बोल्ट नहीं है, ये पेड़ है, ठीक है, ये क्या है, पेड़ है, ओक और चेस्टनट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार कर लेना, मैं कहूंगा इसको स्टार कर लेना, ठीक है, खास करके इसको स्टार कर ही लेना। चलो, तो ये वन है, क्या इसके बारे में मुझे लिखवाने की आवश्यकता है? अल्पाइन वन, घास वाली वनस्पति है, जिसमें ग्रीष्म काल में जंगल या घास उगाती हैं छोटी छोटी। जो भी बिंदु होंगे बिंदुवार लिखवा दूंगा, जो प्रश्न बन सकते हैं। चलो, 1000 मीटर से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4000 मीटर के ऊपर के हिम क्षेत्र हैं, ठीक है, कैसे हैं? हिम क्षेत्र हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। चलो, इसमें इंपॉर्टेंट छोटी पत्ती वाले वन, सदाबहार वन याद रहेंगे आपको, छोटी पत्ती वाले सदाबहार वन देखना। चौड़ी पत्ती वाले मानसूनी वन बांसवाड़ा डूंगरपुर में मिलते हैं, राजस्थान की बात करें तो। देख रहे हो आप, सागवान भी चौड़ी पत्ती वाला वन है। सागवान का पत्ता लो तो पूरी की पूरी थाली बन जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि सागवान भी चौड़ी पत्ती वाले वन है, लेकिन वो क्या है, उष्ण कटिबंधीय, वो क्या है, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन है, और ये शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन है। तो ये ध्यान रखना, आगे कौन सा कटिबंध आएगा, ये सब शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, कौन से कटिबंधीय है, शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन है। कर लिया, नोट कर लिया, याद हो जाएगा ये तो, ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चल, तो ये बात यहाँ पर कंप्लीट होती है। अल्पाइन या घास वनस्पति के बारे में आप लिखना, ठीक है, कि लिखना क्या, यहाँ पर बस हल्की छोटी छोटी घास उगाती है, और ये भी खास करके ग्रीष्म काल में, ठीक है, कब उगाती है, ग्रीष्म काल में उगाती है बस। क्यों? क्योंकि ग्रीष्म काल में बर्फ क्या हो जाती है, छट जाती है पहाड़ों से। जैसे अभी की बात करें, अभी सभी सैलानी जो है वो पहाड़ों में ही मिल रहे हैं, ठीक है ना, हरी हरी घास वगैरह ये वो। तो ये चीजें क्यों हैं, क्योंकि वहां पर घास लाइकेन ऐसी उगाते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी वनस्पतियां उगाती है, काई जैसे कहते हो, काई इस टाइप से वनस्पतियां उगेगी। तो ये उत्तरी भारत के वन हो गए। इंपॉर्टेंट कहूंगा मैं ओक और चेस्टनट, इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, ओक और चेस्टनट। ये यहाँ पर वनस्पति है, ठीक है, श्वेत सनोवर है, देवदार है, इसके ये सारे पेड़ हैं। तो इन पेड़ों के अंदर ये श्वेत सनोवर बहुत ज्यादा लंबा है, 50-60 मीटर से भी प्लस लंबा है ये, ठीक है, कितना, 60 मीटर से भी ज्यादा लंबा है, श्वेत सनोवर है, ठीक है। तो ये सारे पेड़ हैं, जब भी आपको जानने का मौका मिले आप देखते रहना, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे भारत के अंदर वन्य जीवों से संबंधित। अभी तक हमने कौन सी बात की थी, प्राकृतिक वनस्पति की। अब हम बात